हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया। हम लोग 75 डेज की चैलेंज सीरीज चला रहे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 के लिए। और ये हमारा डे 12 है। इससे पहले हम लोगों ने 11 दिन की लेक्चर की है। उसमें 10 दिन हम लोगों ने इंडियन पॉलिटी की है और अब हम लोग इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट किए। इंडियन हिस्ट्री में फर्स्ट डे हम लोग ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के और वैदिक सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन देखे थे। आज जो हमारी टॉपिक है वो है वैदिक सोसाइटी के कुछ क्वेश्चन देखेंगे और बुद्धिज्म के क्वेश्चन देखेंगे। इसमें आपको डिफरेंट एग्जाम जो कंडक्ट कराती है, यूपीएससी सीएपीएफ हो गया, सीडीएस हो गया, एनडीए हो गया, सीआईएसएफ हो गया, और डिफरेंट एग्जाम है जैसे आपको एपीएफसी वगैरह की एग्ज़ाम हो गई, वो सारी क्वेश्चन इसमें आपको ऐड किए हुए हैं। ठीक है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल PYQ_pedia पे मिल जाएगी। और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अभी जो डे 12 और डे 13 की लेक्चर होने वाली है वो आपको वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक की लेक्चर है बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ठीक है। तो इसमें जितनी भी कॉन्सेप्ट आपको बताई जाएगी उसको आप सही से करके रखेंगे, उसकी नोट्स बनाएंगे, है ना। एक एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है और जितने भी क्वेश्चन है वो सब चूंकि यूपीएससी के पूछे हुए क्वेश्चन है, तो उसमें कहीं भी किसी भी पॉइंट्स को नहीं छोड़ना है। ठीक है। सो चलिए लेट्स स्टार्ट द सेशन। पहला क्वेश्चन है आपका कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रैक्टिस ऑफ वैदिक सेक्रीफाइस। जो वैदिक वैदिक यज्ञ होती थी उसके बारे में कुछ चीज़ें दी गई हुई है। तो बोलते हैं कि स्रोत स्रोत है ना, द स्रोत इन्वॉल्व द यूज ऑफ 3 फायर्स। स्रोत वैदिक यज्ञ, स्रोत एक तरह की वैदिक यज्ञ होती है, उसमें 3 फायर होती है। द गार्हपत्य, हाउस होल्डर फायर, हवनीय, ऑपरेशनल फायर, है ना, ऑफरेटोरियल फायर एंड दक्षिणांगनी साउदर्न फायर। पहला तो ये चीज़ कहा। दूसरा है कि ये जो फायर है ये आपको अलग अलग हवन कुंड में रखे जाते हैं, डिफरेंट शेप के हवन कुंड में, है ना। ग्राहपत्य जो है स्क्वायर में रखे जाते हैं, आहवनीय जो है सो राउंड में रखे जाते हैं, और दक्षिणांगनी जो है सो रेक्टेंगल शेप में रखे जाते हैं। अब पूछ रहा है कि इसमें से दोनों में से क्या सही है। तो आपको पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है इसमें कि जो वैदिक सेक्रीफाइस होती है, जो वैदिक सेक्रीफाइसेज होती हैं वो 2 तरह की होती है। एक तो डोमेस्टिक होती है, जैसे आप घर पे कुछ करवाते हो तो उसमें आप एक प्रीस्ट को बुला लिए और काम करवाएं। जैसे हिंदू में धर्म में 16 संस्कार होते हैं, है ना। 16 संस्कार होते हैं, तो हर संस्कार में पूजा पाठ होती है। तो वहाँ पे जो यज्ञ होती है तो एक तो डोमेस्टिक हो जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं गृह यज्ञ, है ना, गृह। ठीक है। तो वो तो घर वाला हो गया। और एक जो आपकी होती है, एक होती है पब्लिक। जैसे मान लीजिए कि बड़ा सा कोई आयोजन हो रहा है, कोई राजा कर रहे हैं जिसमें बहुत बहुत पंडित आ रहे हैं। जैसे कि कोई जैसे आपको याद रखिए कि बहुत सारे जो यज्ञ होते थे पुराने समय में जो राजा लोग करते थे उसमें बहुत सारे पंडितों को बुलाया जाता था। अश्वमेध यज्ञ हो गया या कोई भी ऐसा यज्ञ होता है जहाँ पे जो है सो जो वैदिक सेक्रीफाइसेज होती हैं तो वो उसको पब्लिक बोलते हैं। और पब्लिक जो यज्ञ होती है उसी को बोलते हैं स्रोत। तो पहला तो याद रखिए कि यहाँ जो स्रोत लिखा है मतलब दे आर आस्किंग अबाउट द पब्लिक सेक्रीफाइस, पब्लिक वैदिक यज्ञ। ठीक है। स्रोत, और इसी को बोलते हैं वैतनिका, है ना, वैतनिका भी बोलते हैं। यहां तक समझ में आ गई। अब इसमें जो होती है तो आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि वैतनिका में क्या 3 तरह की अग्नि जलाई जाती है, ये आपसे पूछ रहा है। तो डोमेस्टिक तो आप समझ गए। अब वैतनिका में मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि वैतनिका 3 तरह की अग्नि होती है। उसमें ये लिखा हुआ है कि एक अग्नि होती है ग्राहपत्य, एक होती है आहवनीय, और एक होती है दक्षिणांगनी। अब हम आपको दिखाते हैं इसकी जो एक श्लोक लिखा हुआ है वहां पे, वहां से आपको कुछ कुछ चीजें समझ में आएगी। तो क्या समझ में आएगी, देखिए ये श्लोक आप पढ़िए। इसमें एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि पितावाई गार्ह्य पत्न्योग्नि, है ना, माताग्नि दक्षिणा। देख लीजिए। ठीक है। पिता का जो अग्नि होती है ना, तो इसमें उसको बोलते हैं गार्हपत्य। ठीक है। पितावय गार्हपत्योग्नि मतलब कि ग्राहपत्र अग्नि जो होती है वो पिता के नाम से होती है। समझ में आ गया। ठीक है। और माताग्नि दक्षिणा, दक्षिणाग्नि जो होती है वो माता के नाम से होती है। समझ में आ गया। तो जो ग्राहपत्य अग्नि है वो फादर का हो गया, दक्षिणाग्नि जो है वो मदर का हो गया, और आहवनीय जो हो गया वो टीचर का, गुरु का हो गया। और यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुरा रहवनीयस्तु, गुरुरा हवनीयस्तु मतलब अहवनीय जो है वो गुरु का है। साग्नि त्रेता गरीयसी, 3 तरह की अग्नि होती है उसमें। समझ गए। ग्राहपत्य जो है फादर के रिलेटेड है, दक्षिणाग्नि जो है मदर से है, और आहवनीय जो है सो टीचर से। तो एक क्वेश्चन आपका बन गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बना, डोमेस्टिक वाले को गृह बोलते हैं और पब्लिक को स्रोत या वैतनिका बोलते हैं। 2 क्वेश्चन बन गई। एक क्वेश्चन ये याद होके, दूसरा ये याद रखे कौन किससे रिलेटेड है। तीसरा जो है जो वैदिक सेक्रीफाइस जो ग्राहपत्य जो होता है, हाउस होल्ड, नाम से ये गृह है तो हाउस होल्ड फायर इसको बोल देंगे। ठीक है। समझ में आ गया। तो ये हाउस गृह स्वामी की अग्नि।
दूसरा क्या हो गया, आहवनीय, तो ये ऑफरेटोरियल फायर है। ऑफरेटोरियल मतलब आप ऑफर कर रहे हैं, मतलब नैवेद्य अग्नि इसको बोलते हैं, तो ये भी बिल्कुल सही है। आवाह है ना, आहवनी है ना, और दक्षिणांगनी, दक्षिण, दक्षिण से साउथ, तो ये साउदर्न फायर है, तो ये नाम होता है। तो पहला तो आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है वो आपका बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। दूसरा ऑप्शन है कि इसकी जो अग्निकुंड होती है उसकी शेप जो होती है वो कह रहा है कि ग्राहपत्य की स्क्वायर होती है, आहवनीय की राउंड होती है, दक्षिणांगनी की रेक्टेंगल होती है। ये गलत है, क्योंकि आपको मैं बता दूं तो इसमें ग्राहपत्य का राउंड होता है, आहवनीय का स्क्वायर होता है और दक्षिणांगनी क्रिसेंट शेप होती है। तो ये गलत हो गया, तो 1 1 इज द राइट आंसर। अब पोजीशन, जो फायर की पोजीशन कैसी होती है, सो जो पोजीशन होती है, ग्राहपत्य को वेस्ट में रखा जाता है, दक्षिणांगनी को साउथ में और आहवनीय को ईस्ट में। क्लियर, समझ में आ गया, आहवनीय को ईस्ट में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब पूछेगा कि सबसे पहले कौन सी अग्नि को जलाई जाती है, तो सबसे पहले ग्राहपत्य की अग्नि को जलाई जाती है, और इसकी जो अग्नि होती है, इसके जो कोयला होता है, जो लकड़ी होती है, जो जलता रहता है, उससे, उसी आग से बाकी जो दो बचते हैं आपके, दक्षिणांगनी और आहवनीय को जलाया जाता है। होप आपको ये समझ में आया होगा। इस पर कोई क्वेश्चन अगर वैदिक सेक्रीफाइस पे पूछेगा तो आप बना सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका है, ठीक है ना, ये समझ गया ना कि इसका 1 आंसर होगा, 1 ओनली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि धर्म और रीत के बारे में है। आप बहुत सुने होंगे, रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना। रीत का मतलब समझ गए, रिवाज टाइप का हो गया, है ना। द धर्म एंड रीत डिपिक्ट सेंट्रल, एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन में धर्म और रीत जो है सो एक सेंट्रल आइडिया रखता था, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट क्या सही है, धर्म वाज ए कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन ऑफ द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटी टू वन सेल्फ एंड अदर्स। आपका क्या कर्तव्य है और दूसरों के प्रति आपका क्या दायित्व है, इसको निर्वहन करने को धर्म बोलते हैं। ये बिल्कुल सही है, कहते हैं ना कि ये हमारा धर्म है, हमको ये करना है। देखो, धर्म, रीत और अब हो गया है कर्म, हमारा ये कर्म है, आप बोलते हो ना, सो दिस इज द धर्म। धर्म और रीत, धर्म जो है धर वर्ड से बोला हुआ है, धर हिंदी में रखिए, धर मतलब धरना, रखना, टू होल्ड। सो धर्म वो चीज होती है जो होल्ड करता है पूरी वर्ल्ड को। दैट धर्म क्या हो गया, दैट विच होल्ड्स दिस वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को बांधे रखे हुआ है। और रीत जो है प्रेडिसेसर टू द धर्म है। समझ में आ गया, क्या है वो, जो आपको, जो पूरी, जो ऑर्डर, सोशल ऑर्डर है, सेक्रीफाइसल ऑर्डर है, कोई नेचुरल ऑर्डर है, कोई मोरल ऑर्डर है, वो प्रॉपर फंक्शन करे, है ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रीत है। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, धर्म जो है रीत को ओवरशैडोड कर दिया लेटर वैदिक एरा में, धीरे धीरे रीत हटके धर्म आ गया। समझ में आ गया, पहले क्या था, रीत, फिर हो गया धर्म, अब क्या हो गया, कर्म। अब बात करते हैं कर्म। अब पूरी हिंदू फिलॉसफी में लेटर वैदिक एरिया में कर्म हो गया। समझ में आ गया, रीत वाज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। पहले रीत ही था, उसके बाद हो गया धर्म, अब हो गया है कर्म। कमिटिंग द पाथ ऑफ रीत वाज धर्म। धर्म, रीत के पाठ पे चलना, उसको कमिट करना, वही तो धर्म है। धीरे धीरे धर्म का जो है सो चेंज होता गया, और अब बाद में आ गया कि धर्म टू अपहोल्ड द धर्मा। आप अपने कर्म से, आप अपने एक्शन से धर्म को जो अपहोल्ड करोगे, इट्स अ ड्यूटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू अपहोल्ड द धर्मा थ्रू योर एक्शन। और जो आप उसी को बोलते हैं, तो जो ड्यूटी है, जो काम करोगे, उसको बोलते हैं कर्मा। समझ में आ गया, होप आपको समझ में ये आई होगी। सो आंसर इसमें बोथ 1 और 2 है, ठीक है। बाकी एक्सप्लेनेशन में दी हुई है, जिनको नहीं समझ में आएंगे फिर से देख लीजिएगा, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रिस्क्राइब्ड बाय द ड्यूटी। जो वैश्य की ड्यूटी क्या होती थी, धर्मशास्त्र के अनुसार से वैश्य की ड्यूटी क्या होती थी। धर्मशास्त्र या धर्म सूत्र, इसमें आपको 4 तरह की वर्ण के बारे में बात की गई हुई है। 4 तरह की वर्ण सबको लगभग पता होगी। 4 तरह की वर्ण कौन कौन है, ब्राह्मण, ब्राह्मण, ठीक है, देन क्षत्रिय, क्षत्रिय, वैश्य, वैश्य और शूद्र। ये 4 तरह की वर्ण की बात की गई हुई है धर्म सूत्र में या धर्मशास्त्र में। और दिस इज, इसकी ऑक्यूपेशन के बारे में बात की गई है कि ब्राह्मण का काम करना है कि पढ़ाएंगे और पढ़ेंगे किसको, वेद। तो वेद को कौन पढ़ेगा, स्टडिंग द वेदाज, ब्राह्मण। ब्राह्मण पढ़ाएंगे और
पढ़ेंगे। क्षत्रिय जो है क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे, किंग बनेंगे। क्षत्रिय क्या करेंगे, लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। और ये भी स्टडी करेंगे, पढ़ाएंगे नहीं, बट स्टडी वेदा ये भी करेंगे। लेकिन जो वैश्य होंगे वो एग्री में जाएंगे, एग्रीकल्चर में, है ना। इसके बाद ट्रेड करेंगे। और शूद्र जो है ये बाकी जो तीनों हायर वर्ण है उसको सर्व करेंगे, सेवा करेंगे। समझ में आ गया। तो जो वैश्य का काम क्या था, इंगेजिंग इन ट्रेड। सो आंसर 2 ओनली। होप आपको ये समझ में आया होगा, बाकी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि संस्कृत के टेक्स्ट में एक वर्ड यूज किया आती है, कुल, है ना। अब घर पे सुनते होंगे ना, कुल को नाश कर दिए, है ना, है ना। कुल का क्या मतलब हो गया, कुल जो होता है, जो अर्ली वैदिक समय होती थी वहां पे फैमिली को बोला जाता था कुल। सो कुल, कुल जो हो गया फैमिली, ठीक है। आप सुने होंगे वंश, वंश सुने होंगे, है ना, ठीक है। देन लीनिएज जो वंश होता है ना, वंश। इसके बाद आपने ये समझ कुल, कुल सुना होगा, है ना, कुल। तो फैमिली को बोलते हैं कुल। अब ये जो फैमिली को अर्ली ऋग्वेदिक में फैमिली को बोलते हैं कुल, और कुल को हेड कौन करते हैं, उसका नाम होता है कुलपति। मतलब जो फैमिली को हेड करते हैं उसको बोलते हैं कुलपति, या इसको गृहपति भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद विलेज को क्या बोलते थे उस समय, फैमिली को तो ये हो गया, विलेज को क्या बोलते थे, विलेज को बोलते थे ग्राम, ठीक है। और ग्राम के हेड कौन होते थे, उसको बोलते थे ग्रामिनी, अर्ली वैदिक में। इसके बाद विश्व, ये फैमिली, फैमिली से बहुत सारे फैमिली मिलकर के बना दिया विलेज। और विश्व मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेज, बहुत सारा विलेज बना करके, ये कभी भी पूछ सकता है। ग्रुप ऑफ विलेज जो हो गया विश्व, और विश्व को हेड कौन करेगा, विश्वपति। समझिए, सबसे छोटा यूनिट फैमिली, फैमिली को कुल, उसको हेड कुलपति। उसके बाद बहुत सारे लोग बन गए गांव, गांव का हेड ग्रामिनी। उसके बाद बहुत सारे गांव मिलकर बन गया विश्व, विश्व का हेड विश्वपति। और बहुत सारा विश्व मिल करके बनती है जन, जिसको हेल करते हैं, इसको, ये ग्रुप ऑफ विश्व होते हैं, है ना। तो इसको बोलते हैं राजन। समझ में आ गया, ठीक है, क्लियर, वेरी गुड, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एंशिएंट इंडियन सोसाइटी विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ अदर 3। ये तीनों में से डिफरेंट कौन है, मतलब रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा है ना। तो कुल अभी बात किया है, वंश है ना, हमारा वंश चलाने वाला कौन है, गोत्र, गोत्र वर्ड जो है वो गाय से बना है। अब इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। कोष का मतलब जो है, कोष जो होता है वो जो आप कोष कहते हैं ना, कोषागार अभी भी है ना, कोषागार। कोषागार का मतलब डिपोजिटरी, जहां पे सारी चीजें पैसे रखी जाती है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है सो वंश रिलेटेड है, फैमिलीज वगैरह से। आपकी गोत्र क्या है, आपका कुल क्या है, आपका वंश क्या है, तो ये सारी चीजें जो हो गई ये आपको फैमिली से रिलेटेड हो गई, है ना। और ये कोष जो है ये आपको अलग हो गई, समझ गए। ये कोष जो हो गया ये डिपोजिटरी को बोलते हैं, क्लियर। चलिए ओके, और मैंने आपको कहा था कि गोत्र के बारे में बताता हूं, ठीक है। अब अगर इसमें गोत्र जो है वो गौ से बना हुआ है ना, गोत्र, है ना। तो जैसे मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर प्लेस पे, है ना, जितने गाय रहते थे, है ना, तो वो वहाँ से ये गोत्र बनी हुई है। कि जैसे गाय, अगर मान लीजिए काऊ जो है, आपको जो पर्टिकुलर पर्सन है उसकी जो काऊ होती है, जो काऊ की एरिया होती है, जितने काऊ रखे होते हैं, उस वर्ड से बना हुआ है गोत्र। उस एक दूसरे में शादी नहीं कर सकते हैं, समझ में आ गया। तो गौ से जो है सो ऋग्वेदिक में आपको ये बना हुआ है गोत्र, क्लियर। काऊ के एरिया से, काऊ के एरिया से, है ना। एक काऊ वाला एरिया जो है वो दूसरे से नहीं शादी कर सकते, मतलब एक गोत्र में अभी भी शादियां नहीं होती है। तो ये उस समय की बनाई हुई है। और गौ की जो वहां इंपोर्टेंस है, राजन को, जो राजा होते थे उसको बोलते थे गोपति। गोपति मतलब प्रोटेक्टर ऑफ काऊ, प्रोटेक्टर ऑफ कैटल। गोमत बोलते थे, जो धनी आदमी होते थे, वेल्दी पर्सन को गोमत बोलते थे। काऊ की सर्च को बोलते थे गविष्टि। याद रखें ये सब। समय को मेजरमेंट के लिए होती थी गोधुली, गोधुली बेला जो होती है शाम के समय में, है ना। देन डिस्टेंस को मेजर करने बोलते थे, उसको बोलते थे गबयुति, गबयुति, ये सब आप नोट करेंगे, है ना। इसके बाद डॉटर को बोलते थे दुहित्री, दुहित्री डॉटर को बोलते थे, वन हु मिल्च काउ, है ना। और बाद में तो गोत्र जो है सो आपको मैंने बता ही दिया है कि गोत्र को
भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आप इतना समझ में रखिए। अच्छा, समवन इज सेइंग कि ये आपको बता दें फिर से गोत्र। ठीक है, सो गोत्र जो है, गोत्र काउपेन है ना, ये एक प्लेस होती थी, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक पूरी क्लान की, एक पूरे वंश की एक, ठीक है ना, जो कैटल जहाँ पर रखी जाती थी वो प्लेस होगी ना कोई, है ना। ठीक है, तो वो जो होगा वो सब धीरे 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 धीरे, जैसे मान लीजिए कि पूरे क्लान की, पूरे वंश की जो गाय जहाँ रखी जाती थी उसको एक गोत्र में बोला गया, तो उस गोत्र में शादियाँ नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए कि अगर पूरे वंश की गाय एक जगह है ना, धीरे 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 तो बढ़ती जाएगी, गाय की संख्या बढ़ती गई, स्पेसेस बढ़ती गई, तो वो पर्टिकुलर जो जगह होती है ना, उस जगह पे उस जगह से शादी नहीं होती थी, इस व्यू से गोत्र आई थी। ठीक है ना, बाद में इसको जो है सो हो गया डिफरेंट डिफरेंट, इसको जब सारी चीज़ें कर दी गई, बट वो बेसिकली वहीं से आई हुई है कि ये सेम पूर्वज से हैं, मतलब सबके गाय एक ही जगह बनते थे, समझ गए बात को, तो सेम पूर्वज से है, तो वो हो गई गोत्र। ठीक है, आप फिर से देख लेना अगर नहीं समझ में आएगा तो ये वैदिक सोसाइटी के कुछ अच्छे क्वेश्चंस मैंने आपको दिखाए हैं। अभी जो हम लोग फिर से, अब हम लोग थोड़ा सा महाजनपद के क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा नॉट लिस्टेड एज वन ऑफ द 16 महाजनपद इन प्री मौर्यन एरिया, कौन से नहीं है 16 महाजनपद में, है ना, वो बात कर रहे हैं। कुरु, वत्स, गंधार, कलिंग। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, जो भी अगर महाजनपद के बारे में जिनको थोड़ा भी इन्फॉर्मेशन होगा उनको पता होगा कि द आंसर इज कलिंग। ठीक है, ये कुरु, वत्स, गंधार, ये सब आपको महाजनपद होते थे। क्लियर। अब आपके मन में एक चीज़ आएगी कि भाई ठीक है, महाजनपद और कौन कौन सा है सो बता दीजिए। सो ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि इसमें से कौन कौन सी महाजनपद है और कैसे कैसे। थोड़ी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ, बाकी तो आप हिस्ट्री में सारी चीज़ें पढ़ी ही होंगे, बट फिर भी हम थोड़ा सा आपको इन्फॉर्म कर देते हैं इसमें। देखिए, होता क्या है कि पहले होते हैं जन, जन से होते हैं जनपद, और जनपद से होते हैं महाजनपद। ठीक है, तो जन तो आपको समझ में आ गया, जन से जनपद। थोड़ी शॉर्ट में बताता हूँ, तो जो 16 महाजनपद होते थे उसमें था अंग, देन मगध, काशी, कौशल, ठीक है, वज्जी, मल्ला, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, देन मत्स्य हो गया है क्या, ओके, मत्स्य नहीं हुआ है, अच्छा वत्स हुआ था, मत्स्य, अवंती, गंधार, सुरसेन और अश्मका। एक ही है जो साउथ में है, वो है अश्मका। ठीक है, ये 16 लड़ाई वड़ाई किया सब आपस में, इसमें हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं, और 4 बचते हैं। मगध बचता है, कौशल बचता है, ठीक है, तो 16 लड़ाई करके बनते हैं 4, तो मगध, कौशल, वत्स, अवंती। मगध, कौशल, वत्स, अवंती, याद रखना है आपको, ये 4 बच जाते हैं, और बाद में ये 4 लड़ाई करके एक ही बचता है जो मगध होता है, और उसके बाद स्टार्ट होती है मौर्यन एम्पायर्स वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं। समझ में आ गया। ठीक है, ये 4 बचती है, ये सबकी राजधानी भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी इतनी आपको दिमाग में रखनी है। ठीक है, एक ही आपको महाजनपद में से जो साउथ में है वो कौन है, अशका या अश्मका। ठीक है, ये भी यहाँ पे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसकी जो ये होती थी राजधानी अशका का, वो पैठान। क्लियर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। देखिए आप इसमें, ठीक है, कुरु हो गया, मत्स्य हो गया, पंचाल हो गया, सुरसेन हो गया, कौशल हो गया, काशी हो गया, मल्ला, वज्जी, मगध, अश्मका, ये साउथ में है, अवंती, वत्स, यति। ठीक है, 4, 6, 8 जितने भी हो गए, ये टोटल आपको 16 है। अगला क्वेश्चन है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉज वेयर द कैपिटल ऑफ मगध जनपद। मगध जनपद के इसमें से कैपिटल कौन है। ठीक है, मगध कैपिटल के कौन कौन है, तो मगध की कैपिटल पूछ रहे हैं। ठीक है, सो मगध की कैपिटल जो होगी, वो मगध का जो सबसे पहले जो कैपिटल थी वो थी राजगीर। राजगीर जो है ना, वो आपको, जिसका नाम अभी राजगीर है, वो उस समय राजगृह होते थे, और वो होते थे मगध की पहली कैपिटल है। इसके बाद अजात शत्रु जो थे, अजात शत्रु को ये लगा कि छोटे छोटे गांवों की बहुत वैल्यू है, तो उन्होंने बनाया एक पाटली ग्राम,
और पाटलीग्राम बनाया था, और उस पाटलीग्राम को उदयन ने बना दिया। उदयन ने उसको बना दिया 490 BC में, इसको बना दिया पाटलिपुत्रा, इसका नाम रख दिया, पाटलिपुत्रा रख दिया। और उसकी जो पाटलिपुत्रा को शिफ्ट कर दिया और राजधानी को राजगीर से पाटलिपुत्रा कर दिया उदयन ने। तो पाटलीग्राम किसने बनाया? अजातशत्रु ने। और ये उसको पाटलिपुत्र नाम रख करके उसको कौन कर दिया शिफ्ट? वो उदयन ने किया। और पाटलिपुत्रा का नाम पटना किसने रखा? पटना किसने रखा? पटन देवी, वहाँ पे एक मंदिर है उसके नाम पे, तो ये शेरशाह सूरी ने। तो राजगीर और पाटलिपुत्रा आपका ये आंसर हो जाएगा। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसमें तो ये तो 1 और 2 इज द आंसर, ठीक है। मन में जो क्वेश्चंस यही आ रहे हैं कि भाई बाकी जो बचा हुआ है वो कहाँ की है। जैसे चंपा कहाँ की राजधानी है? तो वो अंग प्रदेश की, अंग, ठीक है। और वैशाली जो है वज्जी, है ना, वैशाली जो है वो कहाँ की हो जाएगी आपको? वज्जी, ठीक है। समझ में आ गया? तो 1 और 2 इज द आंसर, ठीक है। ये बाकी आपको एक्सप्लेनेशन दी हुई है। अगला क्वेश्चन है कि जो निम्नलिखित जितने भी इसमें दिया हुआ है गणसंघ, है ना, वहाँ महाजनपद का जो ये 4-5 है, तो उसमें कौन सी ओलिगार्की है, मतलब अल्पतंत्र कौन कहाँ पे था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा था। पहले तो आप जान जाइए कि मगध की कैपिटल आपको समझ में आ गया राजगीर, फिर वो आपको पाटलिपुत्रा, ये तो समझ में आ गया। वज्जी का वैशाली। अवंती का कहाँ पे कैपिटल थी? तो अवंती का उज्जैन, ठीक है ना। साथ साथ में हम बहुत सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बताते चलेंगे। कौशल जो थे उसकी थी श्रावस्ती, श्रावस्ती कैपिटल, क्लियर। तो ये भी आपको याद रखना है। वज्जी का मैंने वैशाली बता दिया है ना। अब ये पूछ रहा है कि कौन सी जगह पे ये था। तो आपको मुझे लगता है कि इसमें ज़्यादा इसमें पता होगा कि फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ द वर्ल्ड वो जो है सो माना जाता है किसको? वैशाली बज्जी बज्जी कन्फेडरेसी को, ठीक है ना। तो कुछ जो गणसंघ थे वो ओलिगार्की थे, है ना, कुछ थे ऐसा, और कुछ किंगडम वाले भी थे, है ना। तो उसमें जो कुछ थे उसमें आपको वैशाली जो भी बिहार में प्रेजेंट डे वैशाली है ना, वैशाली जगह भी है, वहाँ की बज्जी कन्फेडरेसी की बात है। तो बज्जी इज द आंसर, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ द मगध। इसमें देखिए उदयन का आंसर कहीं नहीं दिया हुआ है, सो यू कैन राइट, अगर पाटलीग्राम रहता तो आप अजातशत्रु लिख सकते थे, बट इसमें पूछ रहा है कि विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग रूलर्स एस्टैब्लिश पाटलिपुत्रा एज द कैपिटल ऑफ मगध एम्पायर। मगध एम्पायर का कैपिटल जो है सो उदयन ने रखा था, ठीक है। तो ये अजातशत्रु ने पाटलीग्राम बनाया था। तो इस्टेब्लिश पाटलिपुत्रा या पाटलीग्राम वो अजातशत्रु है, कैपिटल रखा था वो उदयन ने है, ठीक है। तो ये आपको बस इतना रखना है, तो इसमें कन्फ्यूजन याद रखिए, है ना। अगला क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द डिस्टिंक्टिव फीचर्स अबाउट 6th century BC। 6th century BC और गण और संघ के बारे में कुछ चीज़ें बताई है, उसमें से आप बताइए क्या सही है। पहला क्वेश्चन है, पहला है कि द एंशियंट इंडियन गनाज वेयर ओलिगार्की। प्राचीन भारतीय गण अल्पतंत्र थे। अभी हम लोग बात किए हैं कि वज्जी है वो अल्पतंत्र में थे, तो देयर आर सम, तो वहाँ पे ओलिगोकार्की वाले, ओलिगार्चीज वाले जो लोग थे। द एंशियंट इंडियन गना वेयर नन, और कुछ नन मोनार्कियल स्टेट भी थे, तो दोनों थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात की थी इसमें कि आपको कुछ जो है सो ये गणसंघ या ओलिगार्कीज भी थे, और कुछ जो है सो किंगडम्स भी हुआ करते थे उस समय में, ठीक है। तो अब आप समझिए इसमें तो क्या हो गया आपको, तो ये बिल्कुल दोनों सही है। मगध, कौशल, वत्स, अवंती वेर द मोस्ट पावरफुल स्टेट ऑफ दैट एरा। ये मैंने बात किया है, क्योंकि मैंने आपको क्या कहा था कि 16 थे, 16 से 4 बने और 4 से एक मगध सिर्फ बचा, तो लड़ाइयाँ करते करते 16 हुआ। अब इसकी पूरी कहानियाँ कभी हिस्ट्री अगर हम लोग पढ़ेंगे तो बताएंगे 16 से कैसे कैसे लड़ाइयाँ हुई। तो वही 4 बची थी, मगध, कौशल, वत्स, अवंती, है ना। तो ये ठीक है, ये तीनों सही है। चौथा है द प्रोसीड्योर ऑफ द बुद्धिस्ट मोनास्टिक ऑर्डर वेयर पैटर्न ऑन द संघ पॉलिटिक्स। संघ पॉलिटिक्स के अनुसार से, संघ में जैसी पॉलिटिक्स होती थी उसके अनुसार से बौद्ध की मठ की व्यवस्था होती थी। तो ये गलत है ना, बिल्कुल ऐसा कुछ दोनों रिलेटेड नहीं थे। सो 1, 2 and 3 इज द आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज इनिशियली द मोस्ट पावरफुल सिटी स्टेट इन इंडिया इन द 6th BC में। कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल था? अभी मैंने बात किया है कि 16 लोग महाजनपद थे, उसमें 4 बचे, है ना, और फिर 4 से 1 बचा जो कि मगध था, क्लियर। ओके, अब ये क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि 4 प्लेसेज हैं, इसमें क्या आंसर होगा, कौन सी होगी। तो आप अगर डायग्राम आपको पता होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि चलिए ठीक है, हम इसमें से देखते हैं कि कैसे ये कर सकते हैं, छाट सकते हैं इसको कैसे 16 महाजनपद में।
तो पहला ऑप्शन अगर हम देखते हैं कि ए यहाँ पे मत्स्य है, ऐसा इसका अनुसार से, और यहाँ पे बी में छेदी है, छेदी डायनेस्टी है, और यहाँ पे सी में कौशल है, और यहाँ पे डी में अंग है। ठीक है, तो अब आपको क्या लग रहा है, इसमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या ये हमारा आंसर है ABCD पहला मत्स्य है या नहीं है? ठीक है, तो बिल्कुल मैथ मत्स्य आपका यहीं पे है, और मत्स्य की जो कैपिटल होती थी उसका नाम था विराटनगर। मत्स्य की कैपिटल कहाँ थी? विराटनगर। ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। तो मत्स्य तो बिल्कुल ए पे है, तो ए में तो मत्स्य होगा ही होगा। दूसरा अगर बात करें छेदी डायनेस्टी जो है, मत्स्य जो यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे जो था बीच में, ये था आपको अवंती, है ना। बी यहाँ पे कौन था? यहाँ पे आपको अवंती था, अवंती, जिसकी मैंने आपको बताई थी कि उज्जैन। आपकी जो सेदी डायनेस्टी है वो यहाँ पे है। सेदी डायनेस्टी जो है सो यहाँ पे, छेदी वाली जो है सो यहाँ पे है, जिसकी सुक्तिमती करके इसकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, इसके बाद जो है सो वत्स बिल्कुल सही है, और अंग जो है चंपा, है ना, चंपा राजधानी है ना। तो ये आपको हो गई, और वत्स की कौशाम्बी है। वत्स की कहाँ है? कौशाम्बी है। तो आंसर हो जाएगा मत्स्य, अवंती, वत्संगा। अब इसके लिए आपको ये डायग्राम थोड़ी बहुत याद होनी चाहिए। जैसे अगर इस क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो ये आपको डायग्राम अगर आपको थोड़ा बहुत भी याद होगा, अभी के समय में जो जो प्लेस है तब भी आप बना सकते हो। दिस इज द अंग, दिस इज द वत्स, दिस इज द अवंती। ठीक है, यही तीन थे, और कौन थे? और मत्स्य था ना, और मत्स्य। ठीक है, सबकी राजधानी के साथ सारी दी हुई है, तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कॉन्टेम्पररी ऑफ द अदर तीन, मतलब तीन एक ही समय के थे। तो तीन एक समय के कौन कौन थे वो आपसे पूछ रहा है, और एक नहीं थे। देखो इसमें जो अगर आप सिंपल सा देखोगे, बिंबिसार, गौतम बुद्ध, प्रसेनजीत, ये सब एक ही थे, है ना। तो आपको जो नहीं थे वो थे मिलिंद। मिलिंद जो थे इंडो ग्रीक किंग थे, तो इंडो ग्रीक किंग इसमें कहाँ से आएंगे, है ना। सो इंडो ग्रीक किंग थे, है ना। और ये जो है सो नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट रीजन में आपको जो है सो राज करते थे, तो मिलिंद। ठीक है, तो ये सी जो है सो एक समकालीन नहीं थे, है ना। अगला क्वेश्चन है कि जो कुछ किंगडम है इसमें, जो बुद्धा की लाइफ से कौन सी एसोसिएटेड है। मैं आपको बता दूं कि बुद्धा जो है सब जगह गए थे, और कुछ जगह नहीं गए थे बुद्धा। वो है आपको अवंती और गंधार नहीं गए थे, कौशल मगध तो वो गए थे। तो 3 और 4 इज द आंसर, अवंती और गंधार में नहीं गए थे। हाउएवर अवंती में उन्होंने भेजा था अपने चेला को, शिष्य को। गंधार वो जा नहीं पाए थे। ठीक है, तो ये दोनों जो है सो बुद्धिज्म से रिलेटेड, बुद्ध के से रिलेटेड नहीं है। बाकी सब जितने भी हैं वो आपको बुद्ध से रिलेटेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अब बुद्धिज्म का कुछ क्वेश्चन हम लोग करते हैं, है ना, कि कुशीनगर, है ना, कुशीनगर के पूछ रहा है आपसे कि कुशीनगर की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, तो कुशीनगर की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है वो क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसमें। पहला है कि जो कुशीनगर है, सिद्धार्थ गौतम ग्रेट डिपार्चर टुक प्लेस हियर एंड ही बिकेम एन एसेटिक ए सरमन, मतलब इसी स्थान से वो महाप्रस्थान किया था, ग्रेट डिपार्चर। और इसी इस प्ले कुशीनगर से उन्होंने स्टार्ट किया था। तो पहले तो ये चीज़ें हो गई। दूसरा है कि सिद्धार्थ गौतम ऑब्टेन हिज इनलाइटमेंट हेयर एंड ही बिकेम बुद्धा, यहाँ पे उनको इनलाइटमेंट मिली थी और ये बुद्धा बन गए थे। दूसरा ये बोल रहा है। तीसरा जो है आपका, तीसरा कह रहा है कि बुद्धा गेव हिज फर्स्ट सेरेमन नोन एज धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र, मतलब कि कुशीनगर में बुद्ध ने धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र का आपको पहला सेरेमन दिए थे। तो पहला सेरेमन कहाँ दिए थे आपको? ये सारनाथ में दिए थे। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया, कुशीनगर में है ना। और बुद्धा पास्ट अवे हेयर विच इज नोन एज अ महापरिनिर्वाण, बुद्ध यहाँ पे डेथ किए थे, बुद्ध की जो देह त्याग हुआ था वो पास्ट अवे कहाँ पे किए थे? वो कुशीनगर में किए थे। फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ द बुद्धा। ये कुशीनगर जो है ना, और वो पहले कुशावती के नाम से जाना जाता था बुद्ध के समय, प्री बुद्धा पीरियड में, है ना। और बुद्धा के बाद उसका नाम हो गया कुशीनारा। और कुशीनारा जो है सो मल्लाज जो 16 जनपद में थे, उस मल्लाज की कैपिटल हुआ करती थी। जो 16 महाजनपद थे उसमें से एक मल्ला भी थी, और मल्ला की कैपिटल होती थी कुशीनारा। ठीक है, और बुद्धा पीरियड से पहले उसको बोलते थे कुशावती, बुद्ध के बाद उसको बोले कुशीनारा, अभी क्या उसको बोलते हैं? कुशीनगर। समझ में आ गया? ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है आपका। अगला क्वेश्चन है, इसमें 2-3 चीजें लिखा हुआ है
कि विच ऑफ द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज्म। देखिए म से महायाना होता है, दो तरह की है सेक्ट, हिनायना और महायाना। तो महायाना जो है म से मैं याद रखता हूँ कि मूर्ति पूजा, आप इसमें याद रखें, एम से मूर्ति पूजा। जैसे ही मूर्ति पूजा होगी तो उसमें इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स हो गया, है ना। और बुद्ध में आपने देवता का रोपण कर दिया, देवत्व रोपण कर दिया कि बुद्ध को देवता समझ के पूजा कर रहे हो, तो क्या हो गया, डिफिकेशन ऑफ द बुद्धा। अगर मान लीजिए डिफिकेशन का आपको नहीं पता है मीनिंग, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हो, बुद्ध में देवत्वारोपण, देवता बना दिया, तो बिल्कुल सही है। और बोधिसत्व के पथ पे चलना, और ये जो हो गया, ये बोधिसत्व के बारे में बता दिया कि बोधिसत्व एक होते हैं, है ना, उसके पाथ पे चलना, ये आपको महायाना है। जिनको पूरी इनलाइटेंड हो गए हैं बोधिसत्व जो है इनलाइटेंड हो गए हैं, तो उन्हीं के पथ पे चलना। तो दिस इज ऑल्सो राइट, ये तीनों महायाना की है ना। महायाना को ग्रेट व्हीकल भी बोलते हैं। दो स्कूल है ना, हिनायना और महायाना, उसमें ये हो गया। सो 1, 2 and 3 इज द आंसर। दिस टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म फ्रॉम इंडिया थ्रू साउथ ईस्ट एशिया। इंडिया से साउथ ईस्ट एशिया में बुद्धिज्म को फैलाने को क्या बोलेंगे? सोशल मोबिलिटी, कल्चरल डिफ्यूजन, एथनोसेंट्रिज्म, इंटरडिपेंडेंस। ये परस्पर निर्भरता होगा नहीं। एथनोसेंट्रिज्म जातीयतावाद होती है, ये भी नहीं होगा। इट्स अ डिफ्यूजन ऑफ द कल्चर। आप संस्कृति का अपनी जो बुद्धिज्म हो गई संस्कृति, उसको प्रसार कर रहे हो, दिस इज द कल्चरल डिफ्यूजन। तो आप अगर मान लीजिए बुद्धिज्म को फैला रहे हो साउथ ईस्ट एशिया में, दैट्स मीन यू आर डिफ्यूजिंग कल्चरल डिफ्यूजन हो रही है। ठीक है। अगला है कि जो अर्ली बुद्धिस्ट स्कल्पचर होते थे वो बुद्धा को ह्यूमन फॉर्म में नहीं दिखाते थे, वो सिंबल में दिखाते थे। वो कौन सी सिंबल थी, आप पूरी याद रखिए। जैसे तो इसमें तो ये सारी चीज़ों से करते थे, जैसे बर्थ को, जैसे जन्म को, बर्थ को ये कहते थे एलिफेंट से, एलिफेंट, है ना, बुल, लोटस और फुटप्रिंट, है ना। जो बच्चे नया जन्म बच्चा जो होता है उसके फुटप्रिंट, है ना। तो बर्थ को इस सिंबल से दिखाते थे। इसके बाद ग्रेट रिन्यूनिशियंस को घर से जो छोड़े, है ना, तो उसको दिखाते हैं, घर से छोड़े उसको दिखाते हैं, देख लीजिए आप। ठीक है। तो एलिफेंट, बुल, लोटस, फुट, ठीक है। ग्रेट रिन्यूनिशियंस को हॉर्स से, बेगिंग वॉल, है ना, कटोरा, है ना, भीख मांगने वाली, गांधी कुटी और एम्प्टी थ्रोन। मतलब आपने थ्रोन को छोड़ दिया, गद्दी को छोड़ दिया। एनलाइटमेंट को बोधि ट्री से, तो ट्री भी है सही, और वज्रासन से। ठीक है। टीचिंग जो हुए थे, सरमन, उसको बोलते थे, धर्मचक्र से उसको संबोधित करते हैं। लायन से भी सबमिटिंग करते हैं, लायन से संबोधित करते हैं उसके, है ना। और डियर से भी करते हैं। फर्स्ट सरमन जो है सो क्योंकि डियर पार्क में हुआ था। ठीक है। और परिनिर्वाण को स्तूपा से करते हैं, जो डेथ हो गई उनकी, महापरिनिर्वाण, ग्रेट रिन्यूएशंस, है ना, इनलाइटमेंट। समझ में आ गया। तो ये बुद्धिज्म से ये आपको याद रखना है। अब 8 फोल्ड पाथ जो है सो ये थीम किसका है? आपको दीपवंश का है, ठीक है, दिव्य वदन का है, महापरिनिर्वाण का है, या धर्मचर्क परिवर्तन सूत्र है। तो ये 8 जो है ना, ये 8 जो है वो नोबल 8 फोल्ड पाथ जो है, ये बुद्धाज की टीचिंग है ना। और उन्होंने, उनका जो टीचिंग है वो आपको एक सर्किल है, उसकी 8 पाथ है ना, 8 उसमें दी हुई है, 8 लाइनें हैं। सो इट्स अ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र। तो किसका थीम रखता है? धर्म चक्र परिवर्तन का एक धर्म व्हील, धर्म चक्र मतलब धर्म व्हील, जिसकी 8 स्पोक्स है, वो 8 एलिमेंट्स ऑफ द पाथ दिखाती है। जैसे राइट व्यू हो गया, राइट इंटेंशन हो गया, राइट स्पीच हो गया, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट कंसंट्रेशन, राइट माइंडफुलनेस, राइट इफोर्ट, राइट। ठीक है, ये 8 हो गई। ये दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड ओवर द बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्क एट कश्मीर। अब इसमें सबको, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि इसमें बुद्ध की काउंसिल जो होती है वो फर्स्ट से लेकर के, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, याद रखें आप। तो फर्स्ट जो होती है, बुद्धा जब डेथ करते हैं उस समय 483 BC में होता है। दूसरा जो होता है 100 साल के बाद 383 BC में होता है। चौथा जो है 250 BC में होता है। और ये अराउंड 100 AD या आपको 75 AD के आसपास में होती है। अब ये तो याद, फर्स्ट काउंसिल, सेकेंड काउंसिल, थर्ड काउंसिल। तो इस समय राजा कौन होता है? फर्स्ट काउंसिल जब होती है तो राजा होते हैं। मरते समय में कौन सा राजा होता है? अजातशत्रु। तो याद रखिए, अजातशत्रु। दूसरा काउंसिल जब होता है तो होते हैं काल अशोक, काल अशोक होते हैं।
तीसरा जब होता है तो अशोक होते हैं, है ना, राजा, है ना, और चौथा जो होते हैं उस समय कनिष्क होते हैं। इसके बाद आपको याद रखनी है कि होते कहाँ पे हैं। तो पहला जो होता है वो होता है राजगीर में, दूसरा जो होता है वो होता है वैशाली में, तीसरा जो होता है वो होता है पाटलिपुत्र में, चौथा जो होते हैं वो होते हैं कुंडलबन, कुंडलबन कश्मीर, है ना। आप कुंडलबन भी याद रखें, कुंडलबन, ठीक है। इसके बाद इसको प्रिसाइड कौन करते हैं, चेयरमैन की अगर बात करें तो चेयरमैन जो पहला होता है उसमें है महाकश्यप, महाकश्यप, दूसरा होते हैं शबाकमी, शबाकमी, तीसरा मोगली, मोगली पुत्र, चौथा वाशुमित्र। इतना याद रखें। तो अगर आपसे पूछेगा फोर्थ काउंसिल में, तो कश्मीर में जो हुई थी कनिष्क के समय में जो हुआ था, तो कनिष्क के समय में फोर्थ काउंसिल हुई थी 75 से 100 एडी के आसपास में हुई थी, और इसमें जो है सो कहाँ पे हुई थी, कुंडलबन में हुई थी, और इसके हेड कौन थे, वो थे वाशुमित्र। क्लियर। अब जो आपको याद रखना है कि जो फर्स्ट काउंसिल हुई थी 483 बीसी में, उसमें जो राजगीर में हुई थी वहाँ पे महाकश्यप हेड किए थे, वो तो समझ में आ गया। इसमें दो पिताका बनती है ना, पिताका मतलब बास्केट, दो विनय। तो कौन कौन सी बनती है इसमें, विनय पिताक और सुत पिताक। विनय पिताक कौन लिखते हैं, आप याद रखिए, ये सब चीज़ें याद रखिए। उपाली और सुत पिताका कौन कंपोज करते हैं, आनंद, है ना, समझ में आ गया। और चूंकि वो बास्केट में रखा जाता है इसलिए इसको पिताका बोलते हैं, है ना। टेक्स्ट जो है सो पाम लिप्स पे लिखे जाते थे, और पाम लिप्स को लिख करके उसको बास्केट में रखे जाते थे, इसीलिए उसको पिताका बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि पहला में क्या हुआ था, समझ में आ गया। पहला 483 बीसी में होता है, अजात शत्रु उस समय राजा होते हैं, राजगीर में होता है ना, और महाकश्यप उसको चेयर करते हैं, और उस समय दो भाग में बंटती है, दो चीजें लिखी जाती है, विनय पिताका और सुत पिताका। बस इतना याद रखिए, विनय पिताका और सुत पिताका। इसके बाद सेकेंड काउंसिल में होता है, अब यहीं से आपको पूरी क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सेकेंड काउंसिल जो वैशाली में होती है 383 बीसी में, 100 साल के बाद काल अशोक में से राजा रहते हैं, और सवाकमी जो होते हैं, क्या नाम क्या था इसमें, सवाकमी है ना, हाँ, सवाकमी जो होते हैं वो चेयर करते हैं। और इस समय में कुछ लोग चाहते हैं कि जो संघ की रूल्स है उसको चेंज किया, कुछ लोग चाहते थे कि नहीं हो, इसमें दोनों में लड़ाई हुए, दो तरह की बन गई, आपको दो तरह की बन जाती है, दो भाग में संघ बच जाती है। एक को बोलते हैं अस्थाविरवादिन, मैं यहां लिख दूं क्या, इधर लिख दूं, चलो। तो एक होती जाती है अस्थाविरवादिन, अस्थाविरवादिन, है ना, हाँ। और दूसरा बनते हैं महासंघिका, महासंघिका। जो अस्थाविरवादी होते हैं ये ऑर्थोडॉक्स होते हैं, ऑर्थोडॉक्स होते हैं। ये जो होते हैं वो अनऑर्थोडॉक्स होते हैं। तो ये जो सेकेंड काउंसिल में ही संघ दो भाग में बढ़ जाता है ना, अस्थाविरवादिन और महासंघिका। जब थर्ड काउंसिल होती है जो अशोका के समय में होती है, पाटलिपुत्र वेन्यू होती है, चेयरमैन मोगलीपुत्र टिशा होती है ना, समझ में आ गया। यहां पे क्या होता है कि एक और पिताका जोड़ी जाती है, वो है अभिधम्म पिताक, अभिधम्म पिताक, अभिधम्म पिताक, समझ में आ गया। तो तीन पिताका बन गया, पहले में दो पिताका बनता है, दूसरा में दो भाग में बंटता है संघ, और तीसरा में ये होता है। और इसके बाद क्या किया गया, तीसरा में ही हो गया कि जो महासंघिका थे, महासंघिका वाले लोग थे, उसको भगा दिया गया, है ना, महासंघिका वाले को भगा दिया गया। क्लियर, समझ में आ गया, पाटलिपुत्र से उसको भगा दिया गया, ठीक है। और अस्थाविरवादिन को बोला कि यही ठीक है, समझ में आ गया। और अस्थाविरवादिन से फिर से एक बट गया, मतलब महासंघिका को तो भगा दिया, अब अस्थाविरवादिन से एक जो बटा उसका नाम था सर्वास्तिवादिन, सर्वास्तिवादिन, समझ में आया, ठीक है। देखना आप कैसे कैसे कहानी बनेगी, है ना। और यही जो है सो बाद में महायाना डॉक्ट्रिन का पार्ट बन जाता है। आते हैं हम लोग, चौथी काउंसिल होती है, कहां पे होती है, कश्मीर में कुंडलबन में होती है। और यहां पे राजा कौन होते हैं, कनिष्क, कनिष्क राजा होते हैं, है ना। और ये अराउंड फर्स्ट सेंचुरी में होती है। यहां पे जो होती है कि दो चीजें बन जाती है। और वाशुमित्र को हेल्प उस समय कौन करता है, याद रखिए, अश्वघोष, अश्वघोष यहां पे वाशुमित्र को हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहां पे आपको बन जाती है महायाना और हिनायना, महायाना और हिनायना स्कूल, समझ में आ गया। महायाना थर्ड में एक चीज और होती है, आपको मिशनरीज को भेजा जाता है, इस काउंसिल में डिसाइड होती है कि मिशनरीज को भेजा जाएगा दूसरी जगह फैलाने के लिए, ठीक है, अशोक के समय में।
बनती है महायना और हिनायना। अब बोले कि भाई पहले ही से बटा हुआ है, अब महायना में कौन आएगा? म से महायना, जो महासंगिका को आप पाटलिपुत्र से भगा दिए थे, है ना, जो महासंगिका को पाटलिपुत्र से भगाए थे, वो महासंगिका जो है सो आ जाएगा, महासंगिका आ गया महायना में। और हिनायना में कौन आ गया? स्थाविरवादिन। ये स्थाविरवादिन जो है वो आ जाएगा। समझ में आ गया? स्थाविर। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, कि भाई स्थाविरवादिन और स्थाविरवादिन इसमें आ गया, और ये श्रावस्तीवादिन कहाँ चला गया? श्रावस्तीवादिन कहाँ चला गया? तो ये स्थाविरवादिन में ही श्रावस्तीवादिन अलग से ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं। अभी हम बात करते हैं, आगे थोड़ा सा देखेंगे तो इसको हम आपको पूरा और क्लियर करते हैं अगले क्वेश्चंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, इसके मैं आपको 8 और 11 सेक्ट बताऊंगा कि 8 को जो स्थाविरवादिन के जो 11 है और महासंख्या के जो 8 सेक्ट है वो आपको हम अभी डिटेल में बताएंगे। ठीक है, उस पर क्वेश्चंस बहुत आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाण? निर्वाण का मतलब क्या है बुद्धिज्म में? निर्वाण का क्या मतलब है बुद्धिज्म में, ये आपसे पूछा जा रहा है। सो निर्वाण का मतलब हो गया कि डिजायर खत्म हो गई, ट्रैंक्विल स्टेट, है ना, आप फ्री हो गए फ्रॉम ऑल क्रेविंग और वांट, आपको कुछ भी नहीं चाहिए अब, है ना, एकदम कुछ, एकदम डिजायर ही नहीं है आपको। तो द एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ द डिजायर, आपको कुछ नहीं चाहिए अब। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि थेरी, थेरी किसको बोलते हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वेयर रेफर्ड टू एज अ थेरी? देखो थेरी में ना एक चीज़ दिक्कत है, थेरी में क्या है कि वन इज द रिस्पेक्टेड वुमेन, तो सारे रिस्पेक्टेड वुमेन को बोलते हैं, या एल्डर्स नन इन बुद्धिज्म, या वुमेन डिनाइड, जो इसको भिक्खुनी स्टेटस जिसको डिनाई कर दी जाती है बुद्ध में, उसको बोलते हैं थेरी। या वुमेन एक्सप्लेन फॉर बुद्धिस्ट संघ से जिस वुमेन को हटा दिया जाता है उसको बोलते हैं थेरी। तो ऐसा कुछ नहीं है। अब इसमें दो चीज़ें हैं, बहुत सारे वीमेन जो संघ में रहती थी, है ना, वो धम्म को पढ़ाने वाली टीचर बन जाती थी, है ना, और उसी को बोलते थे थेरी, या उसको रिस्पेक्टेड वीमेन जो कि लिबरेशन को, मोक्ष को प्राप्त कर ली होगी। ठीक है, तो अगर आप इस दोनों में बात करेंगे सो द आंसर एल्डर्स नन इन द बुद्धिज्म, या यू कैन से दैट रिस्पेक्टेड वीमेन, बोथ आर रिटन, कि बहुत सारी जो वीमेन जो संघ में टीचर बन जाती है, बहुत दिन के बाद टीचर जब बन जाती है, धम्म की टीचर जब बन जाती है, ठीक है ना, तो वो थेरीज बन जाती है, या थेरीज या रेस्पेक्टेड वुमेन जो लिबरेशन को प्राप्त करती है। सो दिस इज द एल्डर नन्स इन द बुद्धिज्म। ठीक है, सारी श्रद्धेय महिला को आप नहीं थेरी बोलोगे ना। अगला क्वेश्चन है कि मिलिंद पान्हो, इसमें बुद्धिस्ट मॉन्क और मिलिंदर के बीच में जो बात हुई है उसके बारे में, मिलिंद राजा और बुद्धिस्ट में, वो किससे बात हुई थी? तो ये नागसेन जी थे, नागसेन से बात हुई थी। ये आसान सी क्वेश्चन थी। अगला कुछ साइट दिया हुआ है और वो किस चीज़ के लिए नोन है वो पूछ रहा है आपसे। तो इसमें साइट है, वन इज द बेशनगर, वाजा और सित्तनवाशल, सित्तनवाशल। तो ये किस चीज़ के लिए है? तो बेसनगर जो है, बेसनगर जो है वो विदिशा भी बोलते हैं, और यहाँ पे जो हेलियोडोरस थे, हेलियोडोरस पिलर है बनाई हुई, है ना, हेलियोडोरस, और ऐसा माना जाता है कि वो जो है सो हेलियोडोरस जो थे वो आपको लॉर्ड विष्णु का भक्त बन गए थे, है ना। उसी पिलर को अभी खंबा बाबा भी कहते हैं, और खंबा बाबा करके होते हैं, उनको माना जाता है। तो बेसनगर जो है सो ये सैवाइट नहीं होगा, सैवाइट नहीं होगा, ये आपको विष्णु जी का हो गया, विष्णु जी का माना जाता था। हेलियोडोरस जो थे विष्णु जी का भक्त थे, है ना। तो ये बिल्कुल खत्म हो गया, सेवाइट नहीं है, ये आपको वैष्णवाइट सेक्ट के लिए है। वाजा जो है, वाजा जो है सो इसमें 22 रॉक कट केव्स हैं, और ये हिनायना बुद्धिज्म सेक्ट के है। सो ये हिनायना का है, तो ये बुद्धिस्ट केव श्रेणी है, बिल्कुल सही है। और सितनावासल जो है सो जैन केव श्रेणी है। सितनावासल जो है सो ये आपको पुडुकोट्टी डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु में है, और ये जैनिज्म से रिलेट करते हैं। तो दूसरा और तीसरा सही है, मतलब ओनली 2 इज द राइट। ओके ओके, दिस इज द एक्सप्लेनेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज पोर्शन, और ये बुद्धिज्म का है। अगर बुद्धिज्म में आपको और भी चीज़ें, अगर जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने महासंघिका के 8 सेक्ट, अभी मैंने महासंघिका स्थाविरवादीन आपको बता दिया था। अब इसमें अगर महासंघिका के मैं आपको बता दूंगा कि 8 कौन कौन से हैं, जैसे एक व्यवहारिका, लोकोत्तरवादीन, कुकुतिका, बहुश्रुतीय, प्रजनपति प्रतिवादीन, है ना, चैत्य शैला, अपार शैला और उतार शैला, 3 शैला वाले हो गए। एक व्यवहारिका, लोकोत्तरवादीन,
कुकुतकाज और बहुश्रुतियाज और प्रजनपतिवादिंस, ये 8 होते हैं आपको महासंगिका के, है ना, मतलब महायाना के। और एक स्थाविरवादिन जो है, स्थाविरवादिन के आपको 11 है। उसमें हैमावतस है, श्रावस्तीवादिन है। श्रावस्तीवादिन मैंने आपको बताया था, थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में अलग हुआ था, बताया था। फिर धर्मोत्तरयाज है, उसी में समत्याज है जो एक बार पूछा हुआ है। तो ये जब हम अगला क्लास करेंगे, नेक्स्ट क्लास, उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का क्यों करेंगे, तो बुद्धिस्ट के लिटरेचर को करेंगे, जहाँ पे उसमें सारी 11 और 18 जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें हम लोग उसमें करेंगे। इससे पहले थोड़ी सी मैं आपको बुद्धिज्म का बेसिक चीज़ें मैं आपको इसके अलावा बता देता हूँ, थोड़ा सा शॉर्ट में, है ना। कल हम उसको और पूरी तरह से कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में हम लोग बुद्धिज्म को करते हैं कि बुद्ध के बारे में थोड़ी चीज़ें आप जान जाइए। अगर आपको पता होगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो मान जाइए। सिद्धार्थ गौतम की जन्म जो है सो 563 BC में होती है ना। ये होती है आपको लुम्बिनी नेपाल में, है ना, लुम्बिनी नेपाल में है। ये शाक्य वंश के होते हैं, शाक्य वंश के होते हैं। इनके पिताजी का नाम होता है सुद्धोधन, है ना। सुद्धोधन माता की नाम होती है महामाया। महामाया, जो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा वो आप लिख लेना। ये कोलिया वंश की शासक थी, कोलियाज डायनेस्टी की थी। और इनकी चाइल्ड बर्थ के समय में उनकी मदर की डेथ हो जाती है। इनको जो पालती है उसका नाम होता है प्रजापति गौतमी, ठीक है। ये इनकी शादी हो जाती है यशोधरा से। यशोधरा ये भी कोलिया वंश की होती है ना, कोलिया डायनेस्टी की होती है। और इनसे एक बेटा होता है, उसका नाम होता है राहुल। इनका जो कजन होता है, कजन का नाम होता है देवदत्त। कजन होता है बुद्ध का, उसका नाम होता है देवदत्त। 29 साल तक तो राजमहल में रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो घर को छोड़ देते हैं, ठीक है। कोलिया के बारे में अगर आपको पता होना हो तो कोलिया डायनेस्टी जो है वो नेपाल में है, रोहिणी रिवर के किनारे में। और शाक्य और कोलिया की, शाक्य वंश के बुद्ध थे और कोलिया वंश की उनकी वाइफ थी, तो उसकी जो है सो मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप होती थी। जब ये घर से निकले तो उसको बोलते हैं ग्रेट रिन्यूंसिएशन। घर से निकले उसको बोलते हैं ग्रेट रिन्यूंसिएशन, महाविनिष्क्रमण, है ना। घर से निकलने को बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। घर से निकलते हैं तो 3 चीज़ें देखते हैं, वन इज द ओल्ड मैन, दूसरा सिक मैन, बीमार, ओल्ड बीमार, डेड बॉडी, और एक साधु को देखते हैं, ठीक है। ये 4 चीज़ों को देखते हैं, यहाँ तक याद रखिए आप। इसके बाद आप क्या कीजिए, 6 साल तक ये ऐसे ही घूमते रहते हैं, है ना। होमलेस पूरा जो है सो चारों तरफ घूमते हैं, है ना। ये राजगीर भी जाते हैं, वहाँ पे बिंबिसार से मिलते हैं, है ना। तो उनके समय में बिंबिसार भी होते थे। ये एक टीचर इनको मिलता है, उसका नाम है अलार कलाम। अलार कलाम उनके टीचर होते हैं, वो इनको सिखाते हैं कि मेडिटेशन कैसे किया जाता है ना। इसके बाद उनका दूसरा टीचर होता है, उसका नाम है उदका रामपुत्र, है ना। ये होते हैं, इनसे होता है। फिर ये जाते हैं उर्वेला, गया का नाम होता है उर्वेला। उर्वेल जाते हैं, वहाँ पे नीलांजना रिवर में बात करते हैं और पीपल ट्री के अंदर बैठते हैं, पीपल ट्री के बैठते हैं। और उनको वहाँ पे 5 ब्राह्मण भी मिलते हैं, 5 ब्राह्मण मिलते हैं, जो बाद में जाकर उनका शिष्य हो जाते हैं। उसी समय में उनको सुजाता खीर ऑफर करती है। समझ में आया। अब इसके बाद जो है सो ये ऐसे ही जो है सो बैसाख पूर्णिमा के दिन ऐसे ही इनको एज द एज ऑफ द 35 साल की उम्र में इनको मिल जाती है सुप्रीम नॉलेज। उसको बोलते हैं कि ही अटेन्ड द इनलाइटमेंट, मतलब निर्वाण, इनको मिलती है निर्वाण, है। इसीलिए बुद्ध को बोलते हैं तथागत, बुद्ध तथागत, ये भी याद रखना है आपको, तथागत। इसके बाद वो जाते हैं, उसके बाद जाते हैं वो सारनाथ जाते हैं। सारनाथ का नाम मृगदाव या ऋषिपटन या इसीपटन, है ना। ऋषिपटन उसी का नाम है, ऋषिपटन या आपको इसीपटन, है ना, या मृगदव, है ना, मृगदव। ये जो है सो इनको मिलता है, यहाँ पे उनको मिलता है। तो पहला सरमन जो है तो सारनाथ में देते हैं, सारनाथ में पहला सरमन देते हैं। और वो जो 5 फॉलोअर्स होते हैं, जो शुरू में उनका मजाक, जो 5 ब्राह्मण मजाए होते हैं, वो उनका पहला 5 ये फॉलोअर्स बनते हैं। और सारनाथ में जो वो आपको क्या करते हैं, सरमन देते हैं, उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। समझ में आ गया, धर्म चक्र परिवर्तन। इसके बाद वो जगह जगह घूम घूम के बात करते हैं। तो सारनाथ में जो घूमते हैं उसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन। उसके बाद वाराणसी में जाते हैं, वहाँ पे एक संघ बनाते हैं। फिर उर्वेला गया में जाते हैं, है ना। उसके बाद वो राजगीर में जाते हैं, फिर से वो बिंबिसार से मिलते हैं और वहाँ पे उसको बिंबिसार, वो पहला बिहार जो है सो बुद्ध को गिफ्ट में मिलता है। बिहार आपको समझ में आ गया, ठीक है ना। बिहार चैत्य अभी हम लोग बात किए थे। फिर वो अपने घर भी जाते हैं, कपिल वस्तु में जाते हैं। वहाँ पे उनकी मदर जो है, उनकी जो मदर है प्रजापति गौतमी, वो कहती है कि भाई हमको भी ले चलो अपने साथ में। उनको फादर जो उनके शुद्धोधन पिताजी होते हैं, उनसे उनकी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई होने के कारण
की लड़ाई होने के कारण बुद्ध क्या करते हैं, बुद्ध में अपने संघ की रूल्स को चेंज कर देते हैं कि अगर मिनिमम एज होनी चाहिए, घर छोड़ने के लिए मिनिमम एज होनी चाहिए। हमारे यहाँ अगर आप ज्वाइन करनी है तो एक पर्टिकुलर एज है ना, उस एज से आपको, उस एज से बाहर हो गए तभी आपको मिलेंगे, तभी आपको एंट्री मिलेगी और आपको पेरेंट्स से कॉन्सेंट लेना पड़ेगा। इसके बाद ये जो है सो इन्होंने चेंज कर लिया। इसके बाद उस समय ही कपिल वस्तु में उनसे आनंद, उपाली, अनिरुद्ध ये सब इनको ज्वाइन कर लेता है। फिर जब वैशाली पहुंचते हैं, है ना, वैशाली पहुंचते हैं तो उनकी मदर भी जो प्रजापति गौतमी होती है वैशाली में उनके साथ ज्वाइन कर लेते हैं। फिर वहां पे ज्वाइन करती है आम्रपाली, जिसको गणिका बोलते हैं, नाचने का जो वो करती थी, नर्तकी थी, उसको आम्रपाली वो भी उसमें ज्वाइन करते हैं। फिर श्रावस्ती में आपको डकैत अग्निमाल भी उसके फॉलोअर हो जाते हैं, है ना। श्रावस्ती में कौन उसको इनवाइट करते हैं, किंग प्रसेनजीत। फिर वो अवंती जो है सो अवंती में जो है सो वो प्रद्युत, किंग प्रद्युत जो है सो उनको अवंती में बुलाते हैं, है ना। लेकिन अवंती वो नहीं जाते हैं, वो अपने डिस्पल को भेजते हैं, शिष्य को भेजते हैं, मैंने अभी बात किया था। फिर वो कुशीनगर जाते हैं और कुशीनगर जाते हैं, बैसाख पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु हो जाती है। ये पूरी बुद्ध की क्रोनोलॉजी है। 483 बीसी में बुद्ध की मृत्यु हो जाती है। मैंने आपको काउंसिल पूरी बता दी है। और जो सबसे लास्ट वर्ड वो बोलते हैं वो सुभद्रा और आनंद वहां पे सुनती है। वो कहते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स डिके, मतलब हर चीज का डिके, क्षय होना है। सो स्ट्राइव अर्नस्टली, वर्क आउट योर ओन सल्वेशन, है ना। तो ये जो है सो बोलते हैं। इसके बाद कुशीनगर में उनकी डेथ हो जाती है। जब डेथ हो जाती है तो उनकी रिलिक्स के लिए लड़ाई हो जाती है। उनकी जो ऐसे जो राख होती है ना, उसके लिए लड़ाइयाँ होती है। और लड़ाई उसको 4 भाग में 7 भाग में 8 भाग में बांटी जाती है। 8 भाग में 7 क्षत्रिय किंगडम को मिलती है और 1 ब्राह्मण को मिलती है। समझ में आ गया। और वहां पे बनाया जाता है स्तूप, पिपराहवा स्तूप जो है वो सबसे पुराना है। उस स्तूप को मरने के सिंबल से है। बाकी गौतम बुद्धा के जीवन से जितनी भी सिंबल थी वो मैंने बता दिया। बुद्ध के जो 3 पिलर्स जो बुद्धा की टीचिंग थी, एक था बुद्ध, धम्म और संघ, है ना। ये सारी चीजें है। ये बहुत सारी चीजों के बारे में बात नहीं की, है ना। गॉड, कर्म, रिवर्थ, इस सब के बारे में बहुत ज्यादा इन्होंने नहीं कही। इन्होंने कहा कि आपको, इन्होंने कहा कि 4 नोबल ट्रूथ है, 4 नोबल ट्रूथ है। चत्वरी आर्य सत्यानी, बुद्ध ने कहा चत्वरी आर्य सत्यानी। इन्होंने कहा कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। आप नोट करते चलिएगा, हम लिख नहीं रहे हैं। दुख, है ना, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो। द कॉज ऑफ सॉरो इज डिजायर, द कॉज ऑफ सॉरो, दुख है, दुख का कारण क्या है, डिजायर, इच्छा, है ना, तृष्णा। अगर तीसरा कहते हैं, फर्स्ट सेकंड हो गया। तीसरा कि भैया क्या दिक्कत है, बोला कि भाई दुनिया में दुख ही दुख है। दूसरा बोला दुख का कारण क्या है भाई, तो डिजायर। तीसरा कहता है कि भाई तो फिर क्या करे, तो बोला कि अगर आपको दुख हटाना है, सौरों को रिमूव करना है, तो किसको करना पड़ेगा, डिजायर को कंकोर करना पड़ेगा। तो अब आप पूछते हैं कि भैया कैसे डिजायर कंकोर होगा, तो बोलेगा फॉलो करो अष्टांगिका मार्ग। तो ये 4 चतुर्णी आर्य सत्यानी है, फॉलो अष्टांगिका मार्ग। फिर 8 मार्ग में आपको मैंने बता दिया है पूरी, है ना। राइट समाधि, राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, ये मैंने आपको बता दी है। तो इसमें हम फिर से इसको आपको नहीं बताते हैं। निर्वाण वगैरह हम सारी चीज़ें इसमें आपको बता दिए हैं। फिर ये इसमें जो सोल और रिवर्थ पे इन्होंने बात किया है कि थ्योरी ऑफ कॉजेशन, प्रतीच्य समुपदा, है ना। बुद्ध का 5 जो डिस्पल होते थे, बुद्ध के जो 5 डिस्पल होते थे वो कौन कौन थे, जैसे उपाली, मैंने बारबर थे, जो है सो चन्ना, है ना, चन्ना चैरिएटर, जो रथ चला के ले गया था, है ना। हॉर्स, कंटक, हॉर्स का नाम क्या था, बुद्ध के हॉर्स का नाम कंटक, ये भी याद रखिए। चन्ना जो है सो सारथी था, है ना। तो इनके जो डिस्मल थे इनिशियली, शुरू में जो वो 5 ब्राह्मण थे वो डिस्मल थे, है ना, डिस्पल थे, है ना, ठीक है। और विमेन में कौन कौन थी, गौतमी, मैंने अभी बात किया है। फिर मैंने आपको बात किया है कि सुजाता जो उनको खीर दी थी, है ना। और मैंने आम्रपाली की बात की है। एक याद रखिए कि वाइफ ऑफ बिंबिसार, आगे क्वेश्चन ही पूछा हुआ है, वाइफ ऑफ बिंबिसार जो खेमा थी, खेमा भी इनकी ये थी, डिस्पल थी। और इसके बाद आपको याद रखिए प्रसेनजीत की वाइफ जो थी मल्लिका, वो भी इनकी डिस्पल थी। इतना याद रखें। बाकी हम लोग इसमें जो, अच्छा थोड़ा और बात कर लेते हैं इसमें। नेवर एंडिंग प्रोसेस है, बुद्ध में कितना पढ़ोगे आप, है ना। संघ जो थे, संघ जो था, संघ में देखिए 2 तरह की चीजें होती। एक तो होते हैं मॉन्क, क्वेश्चन पूछा हुआ यूपीएससी में। एक होते थे उपासिका, उपासिका। ये उपासिक जो होते थे वो ले वर्शिपर्स होते हैं, मतलब सीधे जो ऐसे होते हैं ना कि एक होता है कि साधु हो गए, तो साधु हो गए तो उसमें भिक्खु होंगे, और लेडीज होंगी तो भिक्खु नहीं होंगी, ठीक है। और एक नॉर्मल जो ले वर्शिपर्स हैं उसको बोलते थे उपासिक। तो उपासिक पे क्वेश्चन पूछा हुआ है।
अब संघ में कैसे क्या होता था, संघ के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। संघ में ये कोई भी जा सकता था, लेकिन 15 से ज़्यादा उम्र की होनी चाहिए। मैंने आपको बताया था कि जब पिताजी से उनकी लड़ाई हो गई तो उन्होंने ये सब बांध दिया, बता दिया। फिर इन्होंने बोला कि अगर कोई स्लेव होगा तो उसको अपने मालिक से परमिशन लेनी पड़ेगी, तब वो एंट्री कर सकता है। अगर विमेन होगी तो उसको फैमिली से परमिशन चाहिए होगी, ठीक है। अगर क्रिमिनल होगी, याद रखना है ये सब कुछ चीज़ें, तो वो आपको क्रिमिनल या डेब्ट रीजन होगा तो इनको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। जिनको कर्जे में होगा उसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। संघ में चुनाव जो होती थी उसमें वोटिंग होती थी, इलेक्शंस होती थी, 10 रूल को फॉलो करने होते थे। उसमें 10 टोटल रूल्स होते थे, उसको फॉलो करने होते संघ में। उसमें 5 रूल जो होते थे उसको बोलते थे पंचशील। पंचशील इसको आपको करने पड़ते थे, मोरल कोड होते थे, है ना। तो जैसे कि किसी को मारो नहीं, डू नॉट किल, है ना, चोरी नहीं करो, स्टील नहीं करो, है ना, कुछ भी। देन फिर जैसे कुछ फैक्ट को डिस्टॉर्ट मत करो, मतलब झूठ मत बोलो, मारो मत किसी को, लिविंग थिंग को, चोरी मत करो, है ना। डू नॉट टेक व्हाट इज नॉट गिवन, जो आपके पास नहीं है वो लो नहीं, है ना, चुराना। फिर झूठ मत बोलो। इसके बाद इमोरलिटी नहीं करना है, डू नॉट मिस यूज द सेंस, आपकी जो सेंसेज हैं उसको मिस यूज नहीं करो, और ड्रंक मत करो, ठीक है। तो ये 5 जो है सो बेसिक बुद्धिस्ट जो है सो ये आपकी होती थी पंचशील में। अब इसमें समझिए कि जब संघ ज्वाइन करते थे, सारी कीवर्ड आपको याद रखिएगा। तो इनिशियली एक सेरेमनी होती थी, उसको बोलते थे परावज्य। परावज्य सेरेमनी होती थी, ठीक है। कि उसमें क्या था कि पहला 5 साल 5 ईयर तक आपको 10 रूल्स मानने हैं। वो 10 रूल्स आपको हेड को सेव करने हैं, है ना, और येलो रोब को पहनने हैं, ये था। और आपको ओथ लेने हैं। किस चीज का ओथ लेना है? त्रिरत्न। अब बोलिएगा त्रिरत्न कौन है? बुद्ध धर्म संघ, बुद्ध धम्म संघ। एक बार आपको जो परमिशन मिल गई तो ट्रेनिंग होती थी, है ना, और आपको डिसिप्लिन पूरी फॉलो करनी पड़ती थी। 20 साल के बाद आफ्टर 20 ईयर्स, है ना, आपको बनाए कराई जाती थी उपसंपदा। उपसंपदा, ये एक एक कीवर्ड याद रखें आप, है ना, ठीक है। और जो सेरेमनी होती थी वो होती थी, एक होती थी परावरण से में पवरन सेरेमनी। देखिए पवारन, थोड़ी सी प्रोनाउंसिएशन वगैरह देख लेना, कोई टेंशन मत लेना। या उपोस्त सेरेमनी, ठीक है। ये जो होती सेरेमनी इसको बोलते थे कॉन्फेंसिंग ऑफेंस। रेनी सेशन के बाद जब सब एक जगह होते थे तो रेनी सेशन के बीच में अगर कुछ ये किया है, कुछ उनको लगता है कि कुछ गलत किया है, तो वो क्या करेंगे? कन्फेस करेंगे कि हमने कुछ नहीं गलत किया है। समझ में आ गया? जो इलेक्शन होती थी वहां पे, जो संघ होती थी वहां पे इलेक्शन होती थी प्रेसिडेंट का, उसको बोलते थे संघथरा, संघथेरा, संघथेरा, ठीक है। और इसमें जो बैलेट होती थी, बैलेट होती थी वोटिंग के लिए, वुडन स्टिक होती, लकड़ी की होती थी, उसको बोलते थे सलाका, ठीक है। इसमें कोरम होती थी, कम से कम 10 मेंबर होना चाहिए। देयर आर लॉट्स ऑफ सब कमिटी होती थी, कोड ऑफ कंडक्ट होती थी, अगर आप कुछ गलत करोगे तो पनिशमेंट होती थी। देयर आर सम प्रिविलेज, है ना। पहले विमेन को अलाउ नहीं था वोट देने के, बाद में आनंद जब बोला तो आनंद के कहने पे बुद्धा ने फिर उसको अलाउड भी किया था। ये आपको इतनी चीज़ें कम से कम बुद्धिज्म में। बाकी मैंने चारों काउंसिल के बारे में बता दिया था। मैं आपको महासंघिका और स्थाविरवादीन पे लेके आया था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ क्वेश्चन बुद्धिज्म पे करेंगे, वहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बता दूंगा कि 8-11 कौन कौन सी चीज़ें हैं, हिनायना में क्या है, महायना में क्या है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द बुद्धिज्म में बहुत सारी चीज़ें आपको एक रिवीजन हो गई होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द करेंट अफेयर्स पोर्सन, ठीक है। करंट अफेयर्स हम लोग जो डेली करते हैं वो करंट अफेयर्स कर लेते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बुद्धिज्म में वो पढ़ाएंगे, बताएंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि ऑपरेशन जैकपॉट न्यूज में था, वो क्या है ऑपरेशन जैकपॉट? सो ऑपरेशन जैकपॉट है, ये आपको एक कोड नेम था जो ईस्ट बंगाल जो बांग्लादेश लिबरेशन वार है ना, ठीक है, पाकिस्तान के साथ जो हुआ था, है ना। तो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में जो लड़ाइयाँ हुई थी, है ना, वो बंगाल मुक्ति वाहिनी, ठीक है ना, उन्होंने 3 ऑपरेशन जो की थी वो बांग्लादेश लिबरेशन वार से रिलेटेड है, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। अगला क्वेश्चन है कि पावन काशी सुबोध रत्नाकर, ये पब्लिश किया गया था, किसके द्वारा किया गया था और कब किया गया था? तो ये आपको सावित्रीबाई फुले जो है, सावित्रीबाई फुले जो है सो इन्होंने सबसे पहले जो अपनी पोएम की कलेक्शन की थी उसका नाम था काव्य फूले, काव्य फूले, काव्य फूले, ठीक है। और ये आपको 23 साल की एज में की थी 1854 में, और 1892 में 1892 में ये 52 काशी सुबोध रत्नाकर द ओशियन ऑफ प्योर जेम्स ये आपको किया था।
ये 1892 में। तो ये आपको याद रखना, ही न्यूज़ में था। इसके बाद स्वामी विवेकानंद के बारे में ये क्वेश्चन है कि स्वामी विवेकानंद के बारे में कि स्वामी विवेकानंद जो हैं वो आपको वाज एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी, वेदांतिक जो फिलोसफी है उसके ये आपको ये क्या करते थे, इसको प्रतिपादक थे। तो ये बिल्कुल सही है। ही रिजेक्टेड एक्सटर्नल रिचुअल ऑफ रिलीजन के एक्सटर्नल रिचुअल्स को इन्होंने आपको मना नहीं किया हुआ है। ही स्पेल्ड आउट द पाथवेज ऑफ अटेनिंग मोक्ष फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर एंड अटैचमेंट। और ये हाँ बिल्कुल इन्होंने कहा था कि जो संसार की मोह माया है उससे प्राप्त करने कैसे कर सकते हैं। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन का फाउंड किया था, ये तो आपको पता ही है ना। तो ही आर्टिकुलेटेड कि इन्होंने कहा था कि जो एक्सटर्नल रिचुअल्स रिलीजन्स है ना, वो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। बट क्योंकि जो स्पिरिचुअल इसेंस किसी रिलीजन की है उसको आपको प्रिजर्व करनी है। इन्होंने ही कहा था कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, ज्ञान योग, ये सब के बारे में बात किया था कि ये चार वे हैं जिससे कि आप मोक्ष पा सकते हैं। क्या क्या? कर्मयोग, भक्ति योग, राजयोग और ज्ञान योग। ये एक्सप्लेनेशन में दी हुई है। सो 1, 3 एंड 4 इज द आंसर। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन में दी हुई है आपको सारी चीजें। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। चराईदेव मोइदम अ रॉयल ब्यूरियल साइट ऑफ अहोम डायनेस्टी। ये क्यों न्यूज में था? अगर न्यूज में था तो क्यों था? तो चराईदम मोइदम जो है ये अहोम राजवंश के शाही दफन स्थल है। चराईदम मोइदम त्रिपुरा में है ना। पहले तो अहोम डायनेस्टी है, अहोम डायनेस्टी का है ये। तो ये आपको असम में जनरली ज़्यादा जो नॉर्थ ईस्ट में थी वो असम में थी। सो 1228 से 1826 के बीच में ये वहाँ पे रूल कर रहे थे अहोम डायनेस्टी। तो ये जो है सो असम की है, तो ये त्रिपुरा तो पहले ही गलत हो गया। सो ये रॉयल ब्यूरियल साइट है, बिल्कुल सही है। टिल नाउ नो कल्चरल हेरिटेज साइट इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कोई भी नॉर्थ ईस्ट का कल्चरल हेरिटेज साइट नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसका नाम दिया है यूनेस्को में कि आप इसको ब्यूरियल साइट को यूनेस्को वाले में लिस्ट में डालें, साइट लिस्ट में, ठीक है। अभी तक जितना भी है यहाँ पे 90 रॉयल ब्यूरियल्स है। नॉर्थ ईस्ट का अगर इसका ऐड हो जाएगा तो इसको नॉर्थ ईस्ट का पहला ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगी। सो आंसर जो होगा 1 और 3, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन है। अगला क्वेश्चन है कि उरूसी के बारे में कुछ चीज़ें हैं। उरूसी, ना व्हाट इज उड़ीसी, है ना। उरूसी इज ए गुप्ता एरा आर्किटेक्चरल फीचर, गुप्ता एरा का आर्किटेक्चरल फीचर है ना। पहले तो यही गलत हो गया कि उरूसी जो है ये मुगल के समय में था कि जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा एक घर था, समझिए लकड़ी का वुडन शटर्स बनाई जाती थी, है ना, जिसमें वुडन शटर्स की पार्टीशन होती थी, है ना, पार्टीशन होती थी होम्स के अंदर में। कॉन्क्रीट वॉल्स नहीं होती थी, क्योंकि अगर मान लीजिए कि कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई तो आपको उससे ज़्यादा खतरा नहीं होगा, है ना। तो ये आपको मुगल एरा के समय में था, तो गुप्ता एरा गलत हो गया। देन वुडन शटर आर यूज्ड एज पार्टीशन वॉल विद इन बिल्डिंग इंस्टेड ऑफ कॉन्क्रीट वॉल, बिल्कुल सही है। उरूसी वर्क इंक्लूड ऑक्टागोनल, डेकागोनल, ऑर्नामेंटल पिलर्स टू, ये बिल्कुल सही है। जलाली जो हाउस है ना, श्रीगढ़ में, उसमें भी इसी तरह से बनाया गया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको इतना याद रखना है। सो दिस इज द 2 और 3 इज द आंसर। दिस इज ऑल अबाउट योर करंट अफेयर्स पोर्सन। नाउ देखिए, सीसेट में हम लोग नंबर सिस्टम कर रहे हैं और नंबर सिस्टम का ये सेकंड लास्ट क्लास है, मतलब पार्ट 12 है। और इसके बाद हम लोग फिर डे 13 के बाद हम लोग दूसरी चीज़ें करेंगे नंबर सिस्टम के अलावा। वो आपको शेड्यूल आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द लिस्ट 4 डिजिट नंबर, सबसे लिस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा है जिसको अगर हम लोग 3, 4, 5, 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि इसमें आप डिवाइड करके देख सकते हो। सबसे बड़ी बात, सबसे आसानी से तो अगर क्वेश्चन बनेगी तो इसको अगर आप डिवाइड करके देख लेंगे तो सबसे आसानी से क्वेश्चन बन जाएगी, ठीक है। तो पिछले क्लास में हम लोग ने एलसीएम पे क्वेश्चन की थी, तो लेट्स टेक एन एलसीएम। तो 4 डिजिट की सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? तो 4 डिजिट का सबसे छोटा नंबर जो होगा, लोएस्ट नंबर, वो होगा 1000, ठीक है, 4 डिजिट का। अब हम एलसीएम लेते हैं, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम अगर आप लेते हो तो कितना हो जाएगा? 2, ठीक है, और 3 से करेंगे तो 1, 2, 5 एंड 1, ये कितना हो गया? 60। तो सबको मल्टीप्लाई कर दियो 60। इसका मतलब हम लोगों को अगर डिवाइड करना है 3, 4, 5, 6 से तो 60 में सारा आ जाएगा। 63 से भी डिवाइडेबल है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से है। सो व्हेन वी डिवाइड, अब हमें कह रहा है कि जब डिवाइड करते हैं तो 2 रिमाइंडर बचता है। तो आप ऐसा करो, सब में से 2 घटाते हैं, 2 रिमाइंडर बचना है। इसका मतलब 1010 60 से डिवाइड होना चाहिए, 1020 60 से डिवाइड होना चाहिए,
1120 60 से डिवाइड होना चाहिए, 1220 60 से डिवाइड होना चाहिए। तो हम 60 से 6 से डिविजिबल की बात करें तो 1020 जो है सो 6 से डिविजिबल है। आप समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, हमें कहना है कि अगर आपको इसमें सब में रिमाइंडर 2 बच रहा है, मतलब अगर 12 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। सिंपल सी बात है। मतलब कोई भी नंबर होगा उसमें इससे डिवाइड करेंगे और ये रिमाइंडर बच रहा है, मतलब कि अगर हम इसमें से 12 में से 2 घटा दें तो पूरी डिविजिबल हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि सब में से 2-2 घटा दिए और देखिए कि 60 से कौन सी पूरी तरह से डिविजिबल है। तो 60 से और सबसे छोटा कौन है? तो ये आपको 1020 आंसर है। 1020 को अगर आप 60 से डिवाइड करते हो, 1020 से 60 से डिवाइड करते हो तो ये 6 1 जा और 6 7 जा 17 टाइम में कट जाती है। तो ये आपका आंसर हो गया मिनिमम। ठीक है, तो इस तरह से आप आराम से बना सकते हो। समझ में आ गया? दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर ग्रेटर देन 1000 दैट व्हेन डिवाइडेड बाय एनी ऑफ द नंबर इतना, तो 3 रिमाइंडर होता है। अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। क्या करोगे आप कि 6 9 12 और इसको ले लोगे। तो 3 रिमाइंडर है तो हम इसको क्या करते हैं ना 1060 लिख लेते हैं, क्योंकि 3 बच रहा है ना इसको डिवाइड करने पे। ठीक है, 1080 लिख दिया और ये 1180 लिख दिया, और ये बोल रहा है कि 1000 से बड़ा, तो सबसे पहले जो बड़ा होगा। तो अब इसमें देख लीजिए कि 6 9 12 15 और 18, ठीक है, किसी से भी डिवाइड करते हैं, 6 9 12 15 18 से किसी को भी डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा यही। नाउ तो आप इसको देख लेते हैं, हम लोग एलसीएम इसको लेते हैं। क्या हो जाएगा एलसीएम? 6 9 12 क्या हो गया? 6 9 12 15 18। अच्छा, इसमें अगर आप 6 9 12 15 18 सब से डिविजिबल होना है तो इसका मतलब 3 से डिविजिबल तो होगा, 6 से डिविजिबल है मतलब कि 3 से भी होगा, 2 से भी होगा। तो इसमें 3 से डिविजिबल कितने हैं वो देख लो। 3 से डिविजिबल वाले कौन कौन है इसमें से? तो ये अगर 3 से डिविजिबल के लिए क्या है कि आपकी जो सम होगी हर डिजिट की वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 8 1 9 1 10, ये 3 से डिविजिबल है ही नहीं। तो 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो ये पूरे नंबर से डिविजिबल होना ही नहीं है, एलसीएम लेने की जरूरत ही नहीं है। अभी पहले तो हम खोजते हैं, ये 6 1 7 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा, 7 3 से डिविजिबल नहीं है। ये 7 1 8 है, ये भी डिविजिबल नहीं होगा। आंसर आपका ये होगा, क्योंकि 8 1 9, ये 9 है, मतलब इसकी अगर डिजिट की सम हमने किया है तो 9 आया है, और 9 अगर 3 से डिविजिबल है मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिविजिबल है, और अगर ये पूरा 3 नंबर डिविजिबल है तो इसका मतलब ये पूरा नंबर इससे भी डिविजिबल होगा। अगर इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन रहते जो 3 से डिविजिबल होता, देन यू कैन सी अबाउट द, आप इसको देख सकते थे। होप आपको ये समझ में आएगा। तो फिर एलसीएम आप लेकर के पुरानी मेथड से कर सकते थे, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी जरूरत नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बना सकते थे। सो द आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर विच गिव्स रिमाइंडर ऑफ 31। कितने ऐसे नेचुरल नंबर हैं जो 31 का रिमाइंडर देगा अगर एक फिर 1186 डिवाइडेड बाई दिस नेचुरल नंबर, मतलब 1186 से क्या डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 31 आएगा, ये आपसे पूछ रहा है। और कितनी क्या क्या इससे डिवाइड करेंगे तो ये चीज आएगी, ये आपसे पूरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, सो लेट्स सी, चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है ना। अब मान लीजिए कि हम लोग एक चीज जानते हैं, क्या होता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, ये पढ़ा है ना आपने। डिवाइजर इज इक्वल टू डिविडेंड, डिविडेंड इंटू कोटिएंट कोसेंट और प्लस रिमाइंडर। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो हमको भी डिवाइड किससे करना है, किससे डिवाइड करनी है? 1186 से करनी है, 1186 से करनी है। हमें पता भी नहीं है कि डिविडेंड क्या है और कोटेंट बच क्या रहा है, लेकिन हमको रिमाइंडर पता है। रिमाइंडर कितना पता है? 31। इसका मतलब आपको क्या हो गया, इसका मतलब d इंटू क्यू, डी इंटू क्यू इज इक्वल टू 1155। अरे बड़ी आसान चीज़ है ये तो। 1186 में से 31 घटाएंगे तो 1155। अब 1155 को कैसे मल्टीप्लाई किया जा सकता है ये देखिए, समझिए इस चीज को। ठीक है, और तब आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर? अब 1155 को अगर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, इसको 3 से डिवाइड कीजिएगा, फिर 11 5 से, फिर 7 से, फिर 11, ये आपका हो जाएगा इंटू ये 1155 आ जाएगा। अब इसमें जो डिविज मल्टीप्लिकेशन होगा, अब आप समझिए 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 भी हो सकता है, 15 इंटू 77 भी हो सकता है, 15 इंटू 77 भी हो सकता है, 55 इंटू 21 भी हो सकता है। इसके बाद आपको 15 वाला तो हमने कर लिया है। इसके बाद आपको
इसको 33 इंटू 35 भी हो सकता है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स हो सकते हैं इसमें, ठीक है। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 31 रिमाइंडर चाहिए, तो 31 रिमाइंडर के लिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें हो सकती है, 31 से ज़्यादा कौन कौन सी चीज़ें में आएंगी, ठीक है। तो 31 से ज़्यादा हमें नंबर चाहिए, तभी तो 31 रिमाइंडर होगी। सो लेट्स सी इसमें क्या हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे कि देखिए, अगर 31 से रिमाइंडर चाहिए हमें, ठीक है ना, तो हमें वो नेचुरल नंबर से यहाँ पे डिवाइड करेंगे जो 31 से ज़्यादा होगा, क्योंकि 31 से अगर कम होगा तब तो वो होगा ही नहीं। समझ में आ गया। तो हम ऐसा करते हैं कि जो ये 1155 है ना, क्योंकि 31 तो हमारा यहाँ पे है ही समझ, ठीक है। अब आप समझिए इसमें, अब इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें कौन कौन सी नंबर हो जाएगी। सो इसी में से आपको नंबर चूज करने, जैसे आपने चूज किया 33, 33, 55, 77, 1177, 1155, 1133, 3 हो गया, है ना। इसके बाद 31 से बड़ा में 5 7 जा 35 कर सकते हैं आप, ठीक है। और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 35 कर दिए, इसके बाद 5 7 35 दिया, तो ये 105 कर सकते हो। फिर इसी तरह 11 7 77 और 77 बचे, तो ये 385 कर सकते हो, ठीक है। या ऐसा आप कर सकते हो कि पूरी तरह ये पूरे से डिवाइड कर दो, 11 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3, तो ये 1155 हो गया। या इसको आपको 11 या 33 और 7, तो ये कर सकते हो, 231 कर सकते हो, है ना। या आपको इसमें 11 5 55 और तिया कर सकते हो, तो ये 165 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये इतने नंबर हो जाएंगे, 4 3 7 3 10 नंबर। कुछ गलत किया क्या हमने, अच्छा 2 बार लिख दिया, तो इस 9 नंबर, 10 ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो 9 ऐसे नेचुरल नंबर है, वो 31 डिवाइड देगा व्हेन 1186 डिवाइडेड बाई देम। मतलब 1186 को अगर डिवाइड करिएगा, इसमें से कोई भी नंबर आप एक बार डिवाइड करके देख लीजिए, तो ये आपको देंगे 31। अब आप कहिएगा कि इसमें नहीं समझ में आया कि कैसे ये 31 रिमाइंडर होगा। तो मैं आपको सिंपल से बताता हूँ कि कैन आई राइट 1155 को और प्लस 31 लिख दे, ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत। अब कोई भी नंबर इसमें से ले लीजिए, ये आपको मैंने बताता हूँ, कौन से नंबर लीजिए, कौन सा नंबर ले, लेट अस अज्यूम कि 35 ले लिए। अगर 35 ले लिए तो क्या 11, तो क्या कैन आई राइट 1155/35 और प्लस 31/35। अभी आपको समझ में आ जाएगा कि वाई आई डिडंट चूज नंबर बिलो 31। तो 1155 35 से डिविजिबल है। कैसे डिविजिबल है सर, बिकॉज 1155 का मल्टीपल ये है और 35 से अगर डिवाइड करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे तो 33 बच जाएगा, मतलब कोई रिमाइंडर नहीं है। बट 31/35 होगा तो 31 रिमाइंडर होगा। समझ में आ गया। कोई भी नंबर से आप 105 भी ले लोगे, है ना, तो 5 7 35 तिया कट जाएगा, ये तीनों कट जाएगा, ऊपर बचेगा यहाँ पे 11। मतलब किसी नंबर से अगर 1155 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन टोटल हमारा 1186 नंबर है। इसका मतलब वी कैन राइट 1155/35 और प्लस 31 बटे समथिंग, कोई भी नंबर होगा तो वो नहीं कटेगा। अगर यहां पे 1155 भी रख दिए तो आपको नंबर रिमाइंडर 31 आएगा। समझ में आ गया। तो 9 ऐसे नंबर है। होप आपको समझ में आया, नहीं आया तो फिर दोबारा देख लेना। अगला क्वेश्चन है कि इफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय द सेम पॉजिटिव क्वांटिटी विच इज ग्रेटर देन 0, द रिजल्टिंग फ्रैक्शन क्या होगा। रिजल्ट फ्रैक्शन में आपको कह रहा है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम से क्या करते हैं, सेम से बढ़ाते हैं। तो हम कोई ऑप्शन ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कोई भी फ्रैक्शन ले लीजिए। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी एक फ्रैक्शन लेते हैं, क्या ले लूँ हम, 2/5 ले लें, 2/5 ले लें, चलिए 2/5 ले लेते हैं, ठीक है। अब 2/5 है, अब इसमें क्या करते हैं हम 3 जोड़ देते हैं, ठीक है। अब कह रहा है कि इफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन आर इंक्रीज बाय सेम पॉजिटिव क्वांटिटी, चलिए 3 3 दोनों में ऐड कर देते हैं, तो ये क्या हो गया 7/8। तो रिजल्ट जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। ग्रेटर होगा कि लेस होगा या इक्वल होगा या कुछ भी नहीं होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। चलिए हमारा फ्रैक्शन क्या था 2/5, तो इसकी अगर करेंगे तो 0.4 आएगा, कोई दिक्कत, ठीक है। अगर हम 7/8 को करेंगे, चलिए हम डिवाइड ही करके देख लेते हैं। 0.77, तो अब क्या हुआ, ऑलवेज लेस देन और ओरिजिनल फ्रैक्शन, लेस देन नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा, लेस देन भी नहीं होगा, इक्वल भी नहीं होगा, ये क्या होगा आपको ग्रेटर होगा। सो ऑलवेज ग्रेटर देन द
ओरिजिनल फ्रैक्शन, हमेशा जो है सो बड़ा होगा, क्योंकि लेस देन तो होगा ही नहीं। तो देख ही रहे हैं कि इसी में ये जो ऑप्शन लिया उसी में लेस देन नहीं है, और ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्वल भी नहीं होगा अगर दोनों में सेम नंबर जोड़ेंगे तो हमेशा ये ग्रेटर होगा, क्योंकि जो न्यूमरेटर में जितना जोड़े हैं वो डिनोमिनेटर में भी जोड़े हैं, हम आपको ऑप्शन में दिखा दिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल हैव मिनिमम चेंज इन इट्स वैल्यू इफ 5 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन। सारे में करके देखिए बैठ करके, सब में आपको 5-5 ऐड करनी है, और उसके बाद उसकी सबसे आसान वे है कि इसका वैल्यू निकाल लीजिए और आंसर आ जाएगा। जैसे आपको क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द अमॉन्ग फॉलोइंग जो है अगर मिनिमम चेंज होगा, जैसे 2/3 है तो ये अगर 5-5 ऐड करेंगे, हम ऑप्शन में ही कर लेते हैं। 2/3 है तो ये क्या हो जाएगा, 5 ऐड करना है ऊपर तो 7/8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4 में 5 से करती 9/10। ये क्या हो जाएगा 8/9। ये क्या हो जाएगा 10/11। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब आप समझिए इस चीज़ को। तो अब इसमें देखिए कि 2/3 को क्या लिख सकते हैं, 2/3 मतलब 0.67। ठीक है, 4/5 को क्या लिख सकते हैं, इट्स 0.8। 3/4 को क्या लिख सकते हैं, इट्स 0.75। 5/6 को लिख सकते हैं 0.84। समझ में आ गया? अब 7/8 को क्या लिख सकते हैं, 7/8 को 0.875। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 0.9। इसको क्या लिख सकते हैं 8/9 को क्या लिख सकते हैं बताइए, 8/9 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 0.89। और 10/11 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 0.9। अब देखिए कि सबसे कम है ना चेंज किसमें हुआ है, पहले से बाद वाले में कितना सबसे कम कितना चेंज हुआ है। तो इसमें आपको देख सकते होइएगा कि यहाँ पे 0.06 चेंज हुआ है, बाकी 75 से 14.14 चेंज हो गया है, इसमें 20 चेंज हो गया है, इसमें 0.1 हुआ है, तो सबसे कम ये इसमें चेंज हुआ है। ये आपको करना था, आसान सा क्वेश्चन था। सो दैट्स ऑल अबाउट, दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप लोग आंसर नहीं देते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इसको अच्छे से पढ़ के आंसर दीजिए। हाँ, चोरी नहीं करनी है, ये आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है और ये जो है सो सब्जेक्ट के क्वेश्चन है, तो इसको आंसर आप देंगे। डे 11 में जो आपको क्वेश्चंस थी उसकी मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ कि डे 11 में आपकी जो क्वेश्चंस थी उसकी सॉल्यूशन। क्वेश्चन ये था कि एक डेली ट्रेन है ना, और डेली ट्रेन जो है सो चलती है और ए स्टेशन से बी स्टेशन पे बीच में। ठीक है, सो ए से लेकर के डेली ट्रेन इज टू बी इंट्रोड्यूस बिटवीन स्टेशन एन बी और बी, और दोनों तरफ से शुरू होती है ना। ठीक है, 6 AM में, 6 AM में स्टार्टिंग फ्रॉम ईच एंड, है ना, यहाँ पे भी 6 AM में शुरू होती है। ठीक है, मतलब इधर से एक गाड़ी चलती है, इधर से एक गाड़ी चलती है, और कह रहा है कि एक जर्नी को कंप्लीट करने में 42 घंटे लगते हैं, तो हर दिन चलानी है। तो मान लीजिए कि 42 घंटे लगता है, तो मान लीजिए कि नंबर 1 जोड़ी, एक जोड़ी यहाँ पे पहुँचेगा 24 घंटा, मतलब अगले दिन। लेट अस अज्यूम कि अगर ये संडे को चलता है, ठीक है, पहला इधर से ए, तो संडे को चलता है तो ये कब पहुँचेगा, मंडे को। ठीक है, तो मंडे को 6 बजे सुबह, है ना, 6 AM में, 6 AM में 24 घंटे हो गया अगला दिन, और 24 दूना 48 हो गया, तो फिर ये शाम तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जिस दिन, ठीक है, तो ये अगला दिन पहुंच जाएगा, तो ये मंडे को पहुंचेगा शाम तक 42, है ना, तो ये आपको समझिए कि 6 बजे तक पहुंचेगा। ठीक है, तो ये 6 PM में पहुंचेगा। क्लियर, 6 AM में चलेगा, 6 PM में पहुंचेगा, हम लोग अनुमान लगाते हैं। दूसरा, ये भी गाड़ी 6 PM में अगले दिन पहुंचेगा मंडे को, तो मंडे को 6 AM में गाड़ी चलने के लिए चाहिए ना हमको, तो मंडे को 6 AM में गाड़ी चलने के लिए इधर से भी चाहिए एक और इधर से भी चाहिए, तो 2 गाड़ी तो ये हो गया, क्योंकि ये तो अगला दिन 6 AM में तो चलने के लिए तैयार है, ये भी अगला दिन 6 AM में चलने के लिए तैयार है, बट जो मंडे को मॉर्निंग में यहाँ से खुलेगी और यहाँ से खुलेगी, वो भी तो गाड़ी चाहिए। तो मिनिमम कितनी गाड़ी होनी चाहिए, मिनिमम अगर 4 गाड़ी होगी, है ना, तो ये गाड़ी डेली चल पाएगी। ठीक है, तो आंसर ये हो गया। होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पन ट्रेड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। अब हड़प्पन ट्रेड के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है। हड़प्पन यूज पंच मार्क कॉइन, पंच मार्क कॉइन जो है सो हड़प्पन यूज करते थे, ऐसा कुछ पता है क्या, ऐसा कुछ नहीं है ना, ऐसा कुछ वो कॉइन यूज ही नहीं करते थे, वो सील्स वगैरह यूज करते थे, ऐसा कुछ हमारे पास आया नहीं है। बार्टर सिस्टम यूज करते हैं कि सामान के बदले सामान देने वाला, है ना, तो ये हड़प्पन हैड ट्रेड रिलेशन विद द अफगानिस्तान और ईरान। ठीक है, तो इनका जो रिलेशनशिप थे अफगानिस्तान और ईरान के बीच थी, बाकी मैंने बात किया था पूरा उसमें डिटेल में।
कि मेलुहा और दिलमून मकान, ये सारी चीज़ें हमने बात किया था, तो ऐसा उनका ट्रेड रिलेशन था। तो 2 ओनली इज द आंसर। पंच मार्क कॉइन वगैरह का यूज नहीं होती थी। दिस इज द एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलोरा। तो प्रोजेक्ट एलोरा के अगर बारे में बात करें तो ये माइक्रोसॉफ्ट ने स्टार्ट की हुई है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की नहीं है, ये माइक्रोसॉफ्ट ने की है। इनेबलिंग लो रिसोर्स एनर्जी लैंग्वेजेज, जो लैंग्वेज जो है, जो जो ज़्यादा प्रिजर्व करना है, लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए, है ना, रेयर इंडियन लैंग्वेज को ऑनलाइन करके प्रिजर्व करना, ये इनका आपको है। तो नॉट करेक्ट पूछ रहा है, तो कौन सा सही नहीं है ना, नॉट करेक्ट कौन सा है, तो पहला नहीं सही। सो द आंसर इज 1 ओनली। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट today's class. So this is quote of the day कि don't wish for it, make work for it, है ना, बस चाहना नहीं है, you have to work for the success what you want. एंड ठीक है। तो अगले दिन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, फिर से ये होने वाली है बुद्धिज्म और जैनिज्म पे करेंगे, और जितने भी लिटरेचर्स वगैरह हैं उसमें जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको ये मिल जाएगी PDF। और आप थोड़ा सा ड्यू टू सम टाइम इशू, है ना, लेक्चर्स में डिले हो रही है, बट विल कंप्लीट ऑल लेक्चर्स बाय द टाइम। जितनी टाइम आपको मिली है 30 मार्च, तो 30 मार्च तक हम लोग कंप्लीट कर देंगे इसको। ठीक है ना, थोड़ा सा आप एडजस्ट करो एंड आंसर्स दो, आप कमेंट सेक्शन में आप आंसर दो। आपकी रिवीजन के लिए वो 3 क्वेश्चन दी जाती है, तो एटलीस्ट यू शुड गिव द आंसर, एटलीस्ट यू शुड ट्राई, है ना। ठीक है। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग, विल मीट इन नेक्स्ट क्लास।